सो वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज हम फिर से दोबारा आ चुके हैं। मेरे साथ हैं सन्नी राजपूत। ये बहुत सारे टाइटल होल्डर भी रहे हैं, मिस्टर वर्ल्ड भी रहे हैं, मिस्टर इंडिया भी रहे हैं, मिस्टर एशिया भी इन्होंने खेला है, शेरू भी बहुत बार इन्होंने कम्पीट करा है। इवन मैंने इनके साथ ट्रेनिंग भी की है, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं। तो वेलकम सन्नी भाई मेरे पॉडकास्ट चैनल में, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बॉडी बिल्डिंग के अलग अलग टॉपिक्स, कुछ रियलिटी के बारे में जो एक बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर फेस करता है। तो जैसे भाई सबसे पहले ना, मैं वो कब से शुरू करा, क्या करा, ये सब मैं नहीं पूछूंगा, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे आपने इतने साल दिए, 15-20 साल आपने इस बॉडी बिल्डिंग के अंदर दिए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो वर्थ इट है सारा आज जो आपने अचीव करा है, या जो सोशल मीडिया पे अपने 1-2 साल दे रहे हैं और वो जो पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और एक आर्मेचर मतलब नॉर्मल जो लोग हैं, क्या डिफरेंस है उनके अंदर? ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। जब जो 2 साल में आपको इंस्टाग्राम पर जिनके मिलियन में आप व्यू देखते हो, उनसे बंदा डिमोटिवेट होकर हमारे पास ही आता है। हमारे पास रील बनाने का टाइम ही नहीं है। हाँ, मैंने जब आपके साथ ट्रेनिंग करी थी तो मैंने कभी आपको बात ही करते हुए नहीं देखा। हाँ, तो हम इतना इंटेंस वर्कआउट करते हैं, और इंटेंस एक सेट के बाद तो आप सांस लेने का भी आपको होश नहीं रहता। आप कैसे अपना ट्राइपॉड सेट कर सकते हो? आपके अंदर इतनी जान बचनी होनी चाहिए ना। हम फेलियर टच करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग में कहा जाता है कि जब आप लेग्स लगा रहे हो तो आपको मौत दिख जानी चाहिए। वो मेरे साथ तो एक्चुअली में ट्रेनिंग है। हाँ, वो मैंने वो फेस करी है वैसे। तो जो लोग सोशल मीडिया को ये सब करके और चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई मैं ये पुश कर रहा हूँ, ये पुश, तो एक्चुअल में ट्रेनिंग पैटर्न एक्चुअली कैसा होता है आदमी का? देखो, जो सोशल मीडिया पर आज की डेट में दिखाया जा रहा है ना, वो सब झूठ दिखाया जा रहा है। और जो आप इतना डेंस मसल, इतना डिफाइंड मसल, सिमेट्रिकल बॉडी बिल्डर देखते हो ना, तो उनकी जर्नी देखो, 15 साल 20 साल ऐसी ही जर्नी मिलेगी, बिकॉज ऑफ उनकी फाउंडेशन, उनका ट्रेनिंग पैटर्न। आप एक बार खड़े हो मेरे साथ, आप लेग्स करते हुए देखो मुझे, तो मैंने आपको देखा पता है, चलेगा है, पता चलेगा आपको कि व्हाट इज ट्रेनिंग एक्चुअली में। बर्न आउट कर देना, कोई भी सिंपल एक्सरसाइज को एंड तक पहुंचा देना, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। मतलब मैं तो वोमिटिंग फीलिंग जब तक नहीं आ जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने लेग्स करे। तो क्या कभी ट्रेनिंग करते हुए भाई ऐसा नहीं लगता कि इतने हैवी लोड और इतनी पूरा प्रेशर के साथ आप जैसे ट्रेनिंग करते हो कि इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हाँ, हैं? इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं और होते हैं। जो हमारा मसल हाइपरट्रोफी है, तो उसके अंदर 2 होती हैं। एक तो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी होती है, मायोफेब्रल होती है। तो अगर उसके अंदर जाते हो तो आप 5x5 वाले जो हमारे सेट होते हैं, जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यूज स्ट्रेंथ करे जाते हैं। एक्सरसाइज के लिए, और हम ऑफ सीजन में ज्यादातर उसको प्रेफर करते हैं मसल मास गेन करने के लिए, उसके अंदर चांसेस ऑफ इंजरी ज्यादा रहते हैं। तो क्योंकि आप एक लिमिट से ऊपर वेट लिमिट से ऊपर जाना पड़ता है। मगर जब ये एक साइंस है, जब तक आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर नहीं जाओगे, जब तक आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। और जब आप जाओगे तो आपके टिश्यूज ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होगा। मसल सिंथेसिस जब होगा, जब आप अच्छे से उसको हिट कर पाओगे चीजों को। तो मतलब एक ट्रेनिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है एक बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, ना कि एक सोशल मीडिया से वीडियो बनाने के लिए। लेकिन क्या आपके अकॉर्डिंग जो वीडियो बना के दिखा रहे हैं और जो वर्कआउट कर रहे हैं, क्या वो सिमिलर होता? क्या वो सच है? नहीं, सच नहीं है, पूरा झूठ है, पूरा झूठ है। उनके आप देखो ना, वो पीडीज क्या चला रहे हैं, वो क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कैमरे के आगे सुबह वर्कआउट कर लिया अपना, या इवनिंग में वर्कआउट कर लिया, एक टाइम डिसाइड करा, आफ्टरनून में जाके ट्राइपॉड सेट करा, अपनी वीडियो बना के डाल दी कि एक्सरसाइज करो, इससे आपके इनर थाई हो जाएगी, इससे हैमस्ट्रिंग हो जाएगी, इससे क्वाड्रिसेप्स हो जाएंगे। एक एक्सरसाइज करने से आप इन चीज़ों को ट्रेंड कर सकते हो? नहीं, सच में तो नहीं। हाँ, तो पूरा का पूरा एक शेड्यूल होता है, एक एक्सरसाइज कहाँ तक आपको जाके, वो होश में नहीं रहते, आप मेरे से बात ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि VT2 में जाके एक्सरसाइज करो। एग्जैक्टली। आप VT1 में बात कर रहे हो, वो क्या एक्सरसाइज है? नहीं है कोई एक्सरसाइज। तो जितना भी जैसे जो इन्फ्लुएंसर है, वो सबसे पहला पॉइंट ही मैं ये ले आता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछते हुए हमेशा हंसी आ जाती है। जितने फेक नेटीज हैं, एक्चुअली में क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग उतना मसल मास कैरी कर सकते हैं या वैसी फिजिक अचीव कर सकते हैं जैसे ये लोग आजकल दिखा रहे हैं? ये जस्ट एक फेम के लिए करते हैं? जस्ट फेम के लिए हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना प्रोटीन इंटेक कर लोगे? मैक्सिमम कितना? 2 ग्राम 3 ग्राम 3 ग्राम आपकी
बायोलॉजिकल वैल्यू, आपने प्रोटीन ले लिया 100 ग्राम, एक बार में कितना बॉडी कंज्यूम कर लेगी? 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम। एग्जैक्टली, एक सेम टाइम पे। सेम टाइम पर एक मील के अंदर कितना कंज्यूम करेगी? आप कितने मील ले रहे हो उसके अंदर? 5-6। आपका कितना मसल मास बढ़ जाएगा उसके अंदर? हम 2 अगर किलो मेरी 4 training किलो अच्छी साल होगी में, तो। एक साल में 4 किलो 5 किलो मसल मास बढ़ेगा, ये साइंस है। अब आपने इनहेंस बॉडी बिल्डर के पास चले जाओ, उसके पास 500 mg 750 mg टेस्टोस्टेरोन है, कोई कंपैरिजन है? है ही नहीं। आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में वहां जा सकते हो जहां सारे नेचुरल। इनहेंस बॉडी बिल्डिंग में नहीं फंसना। तो नहीं, जैसे ये जो 2-3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं और अपने आप को नेचुरल बताते हैं, तो क्या ये एक मैसेज कन्वे नहीं करते? क्या ये यूथ के लिए अच्छी बात है? ये मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये यंगस्टर को समझना चाहिए इस चीज़ के लिए। आप 1 महीने की फीस देके 2 महीने की फीस देके जिम में चले गए और माइंड सेट करा हुआ है कि उसने सौरभ ने 3 महीने में बॉडी बना दी, गौरव ने 4 महीने में बॉडी बना ली, हम भी बनाएंगे, वो तो नेचुरल लिख रहा है। वो क्या करेगा? कभी जिंदगी में जिम के पास भी नहीं जाएगा। जो फिट होने आया था नहीं जाएगा, या फिर कोई उसको देसी कोई ट्रेनर मिल गया अगर, तो वो इंट्रोड्यूस करवा देगा उससे पीडी से। वो बाद में बता देंगे कि हाँ हम तो नेचुरली है, बस वो भी यही बताएगा, फिर वो उसी लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। चलिए, तो इसमें जैसे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग अगर कोई कर रहा है तो उसका एक एंड लाइफ क्या हुआ है? मतलब लास्ट स्टेज जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर फील करता है, क्या एक बॉडी बिल्डिंग में मतलब कहाँ आप अपने आप को भी रखो कि ये अब मैंने कर लिया, बस दिस इज़ माय टाइम और ये मेरी सिक्योरिटी हो गई अब? देखो ब्रदर, मैं इसमें बताऊं कि मुझे बहुत मिस गाइड करा गया इसके लिए। मतलब मिस गाइड का, मुझे गाइड ही नहीं करा गया। आज कोई मुझसे नया लड़का पूछता है 18 साल 19 साल 20 साल का, तो मैं उसको कहता हूँ ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मेडल निकालो और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दो। जो कि लोग कम खेलते हैं, लोग हाइप के पता ही पीछे नहीं, ज़्यादा है। पता ही नहीं लोगों को ना। आईबीबीएफ के चक्कर में पड़े हुए। आईबीबीएफ कोई ऐसी फेडरेशन अब रजिस्टर्ड नहीं है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा पाए। तो सबसे अच्छा है आप ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग खेलो, उसके अंदर मेडल निकालो और जहां भी वैकेंसी लगती है वहां पर अपना भर दो। और बॉडी बिल्डिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब एक जॉब सिक्योरिटी जैसे एक हर एक स्पोर्ट में होती है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आप ट्रेनर बनोगे, जिम के मालिक बन सकते हो, कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, या कोई कोच बन सकते हो कि बस मैं अब बॉडी बिल्डिंग के लिए कंपटीशन के लिए लड़के तैयार कर सकता हूँ। इसके अलावा इस लाइन का कुछ नहीं है। जो कि लोगों को वो सही रास्ता भी नहीं पता जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कि हाँ उन्हें क्या कौन सा कंपटीशन खेलना चाहिए। हाँ, या मैं बता क्या रहा हूँ ना, खेलना 25 चाहिए। साल तक आप 23 साल तक आप करो, अच्छी बॉडी बिल्डिंग करो और जाओ आप कंपटीशन खेलो, ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलो, उसके अंदर निकाल के ले आओ। क्या इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं कोच का कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है कि आधे लोगों को, कोचेस को ही नहीं पता कि आईबीबीएफ एक फेडरेशन है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो? मतलब जो मैंने देखे हैं तो मैं मानता हूँ कि उसके अंदर 50% या 60% लोगों को नहीं पता जो उनके कोचेज है। लोग बिलीव करते हैं कि अपना वो जल्दी से बॉडी बनाई और स्टेज पे चढ़ाया और कुछ मेडल टांगे, आप 65 किलो में जाके बिल्कुल इतने इतने से लड़के कंपटीशन खेल रहे हैं। तो क्या वो सही कर रहा है हमारा? नहीं कर रहा ना, उसको मिसगाइड कर रहे हैं। ट्रेनरों को नहीं पता ना उनका। अब जैसे आप कह रहे हो कि मुझे आईबीबीएफ तो एक गवर्नमेंट जॉब देने की फेडरेशन खत्म ही हो गई। उसका गवर्नमेंट के साथ नहीं है आप कोई एग्रीमेंट। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके अंदर आपको मेडल निकालना पड़ेगा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आप मेडल लो, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, जहां जौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, रेलवे से लेके इनकम टैक्स, बीएसएफ, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, इसके अंदर आप दो। तो मतलब सबसे पहले जैसे एक ना जनरल क्वेश्चन है ये लोगों के लिए जो एक बॉडी बिल्डर हैं, जो अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और उनको शुरुआत में ये मिल जाएगा। तो जैसे जो भी फेडरेशन है स्पोर्ट वाली, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो आप बोल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या उनको ज़रूरी है कि वो कॉलेज में होने चाहिए या नहीं। आप कैसे भी आके? एज मैटर करती है। मैटर करती है। मतलब एक चीज, एक इसका प्रोसीजर एक नॉर्मल हमारे बॉडी बिल्डर्स के लिए कि अगर आप करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप उनका क्या रहेगा? हाँ, आप बॉडी बिल्डिंग उसमें 23 साल तक कर सकते हो। ठीक है, आप 23 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। 25 साल तक आपकी 24-25 साल तक रेलवे में लग जाएगी। ठीक है, 26 साल तक उसके अंदर कोटा होता है जनरल का। ठीक है, तो उस जनरल कोटे में मोस्टली लोग जनरल कोटे में ही है। ठीक है, हाँ, ज़्यादातर लोग। तो उसमें 25-26 साल तक आप जा सकते हो इनकम टैक्स में। ओके।
तो मतलब ये भी एक सिक्योरिटी बन सकती है, अगर कोई आदमी बॉडी बिल्डिंग करता है, शुरुआत करता है, तो उसको मगर नहीं वहाँ पे पता मिल ना आज जाएगा। वही वो उनको जो पता चलता है 28-29 में, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। जब तक वो क्या बन जाते हैं फिर एक नॉर्मल कोच। वो कितने भी मेडल ले आए, उसके बाद आप एशिया में ले आओ, वर्ल्ड में ले आओ, इंडिया में ले आओ, शेरू खेल लो, कुछ भी खेल लो, एक आप प्रो कार्ड ले लो, प्रो कार्ड लेने बट के प्रो बाद कार्ड तो मैंने सुना है कि मैंने लोगों को देखा है, लोग दे आर पेइंग 50,000 एक कंपटीशन के लिए, दे आर पेइंग 50-60,000, और मुझे नहीं लगता वहां पे उनको 5 सेकंड भी वो स्टेज पे, या 10 सेकंड बस मैक्सिमम मैक्स है वो मैक्स है। एक सिंगल लाइन में इतने सारे लोग हैं, उनके अंदर से सिर्फ 2 या 3 चैंपियन जिनको प्रो कार्ड मिल रहा है, जिसके लिए प्रो कार्ड के लिए फाइट है। एक्चुअली में प्रो कार्ड क्या मायने रखता है एक बॉडी बिल्डर के लिए, वो थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। देखो प्रो कार्ड को अगर लेके मैं बात करूं, प्रो कार्ड है ना, आपके आगे पीछे नाम के बस IFB भी प्रो लग सकता है, और मतलब आपने उसको प्रो कार्ड ले लिया ना, उसको क्वालिफाई करो। ठीक है। आप यहाँ पर हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जाओ, प्रो शो होगा, उसको क्वालिफाई करो। ठीक है। आप क्वालिफाई के अंदर एक सीढ़ी थी, आपने प्रो कार्ड ले लिया, दूसरी सीढ़ी आ गई, प्रो क्वालिफाई करो। उसके बाद आपको ओलंपिया तक जाने के अंदर तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 25 पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे अपने। अब पॉइंट्स का सिस्टम है इसके अंदर, प्रो शो खेलने पड़ेंगे आप सारे। आप दुबई जाओ, आप अफगानिस्तान जाओ, आप हर कंट्री में जहां जाओ भी मतलब जहां pro भी show प्रो हो शो रहा हो रहे हैं। इंडिया में तो 2 ही हो रहे हैं, एक दिल्ली के अंदर, एक मुंबई के में, अंदर। ठीक है। तो आपको 25 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप ओलंपिया स्टेज पर जाओगे। वहां पर तो सबको पता ही है, बीस्ट है। तो मतलब क्या आप इंडिया के लेवल पे अगर मैं पूछूं, तो क्या इंडियन जेनेटिक्स प्लस कोचिंग प्लस सारी चीज़ें, क्या आपको लगता है कि हम लोगों के जीन्स स्टैंड आउट करते हैं ओलंपिया के लिए? हाँ, अगर मैं बात करूं तो पुराने बॉडी बिल्डर अगर 20 साल पुराने, 22 साल पुराने, 25 साल पुराने हैं मेरी नज़र में, ऐसे बॉडी बिल्डर रामनिवास भाई हैं, वो जा सकते हैं अगर वो मेहनत करें। आज भी देखो उनकी एज, उनकी सिमेट्री, कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, कोई बीट है ही नहीं ना करने वाला, माइंड सेट उनका। तो मुझे उनके अंदर लगता है। और जैसे सुनील यादव था, सुनील यादव जी, है बहुत ना, अच्छी बॉडी थी उनकी। बहुत अच्छे, मतलब इतना डेंस मसल था, इस तरह सब कुछ उनके अंदर था। तो इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बस थोड़ा माइंड सेट है यहाँ की गवर्नमेंट या फिर सपोर्ट, मेरे ख्याल से support, जिसको कह सकते हैं कि, पर मतलब बॉडी बिल्डिंग में अगर देखा जाए, इतना टाइम आपको हो गया, और भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे सेम उसी कैटेगरी के, उस एज के भी, तो क्या एक स्पोर्ट्समैन के लिए, बॉडी बिल्डर के लिए कहीं से कोई रास्ता मिलता है सिवाय कोचिंग और इस सब के, कि हाँ, क्योंकि देखिए स्पॉन्सरशिप तो ज़्यादातर चली जाती है अपने वो सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसरों को, नेटीज को, लेकिन एक्चुअल बॉडी बिल्डर कहीं ना कहीं वो उसको लैक कर जाता है इन चीज़ों में। नहीं, उसके लिए सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट है, या तो वो कोचिंग करे या फिर अपना जिम खोल के बैठ जाए चुपचाप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसका। लेकिन उसका फ्यूचर क्या है फिर? फ्यूचर कुछ भी नहीं है, एंड है फ्यूचर। बॉडी बिल्डिंग एक कुआं है, और जिसके अंदर सिर्फ 20% रोशनी और 80% अंधेरा ही अंधेरा है। आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, दिमाग खुला रखना पड़ेगा, अपने आप को ऐसी अर्निंग बनानी पड़ेगी आपको कि जिससे आप लंबा गेम कर पाओ, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस ना कर पाओ। तो भाई इसमें जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ, वो लोग कि मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं बिरयानी बेचता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, या मैं लेबर वर्क करता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो क्या उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये बहुत महंगा स्पोर्ट है, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, उनको कुछ चूज़ करना चाहिए? हाँ, उनको समझाने वाले ही नहीं है ना, उनका ट्रेनर उनसे पैसे उतार रहा है। अब जो ऑटो चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, बिरयानी बेचने वाला कितने टाइम तक कर लेगा बॉडी बिल्डिंग? क्या उसको मैं कहता हूँ कि आज कोई कंपटीशन खेल ले, वो प्रो कार्ड ले ले, स्पॉन्सरी तो मिल सकते हैं, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी उसको, मिल जाएगी, वो भी कई हज़ारों में से एक। जब वो कंडीशन में ही नहीं रहेगा, बॉडी बिल्डिंग ही नहीं कर पाएगा। वर्कआउट के लिए खाली ये कोई है कि जिम में जाओ, आप वेट उठाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी। आपकी डाइट है और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं आपको, एक साइकिल है हर एक चीज़ की। तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों में रुक पाएगा। अपना फिट रहो, आप हेल्दी रहो, आप अपने ऑर्गन को ठीक रखो, आप हेल्दी मरो,
मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप है ना एक हेल्दी डेथ हो आपकी, कोई ऐसे मेडिकल इश्यूज में ना हो, डॉक्टर आपके पर्चे पर नहीं लिख दे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो ज्यादा बुरी मौत है। तो इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे मैं रिसेंटली, आपने भी सुना हो, मैंने भी थोड़ा देखा है, बॉडी बिल्डर्स की हार्ट अटैक से ही क्यों डेथ होती है? क्या इसका मेजर कंसर्न है? क्यों ये रीज़न बना है कि बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक क्यों होते? बहुत कम उम्र के अंदर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो इंडिया के भी, फॉरेन कंट्री के भी, उनकी डेथ हो जाती है। रीजन चीजें अब्यूज करना। एक चीज बनी है यूज करने के लिए आपकी, आप यूज करो। आप इनहेंस बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, करो, बहुत अच्छी बात है। मगर एक चीज आप अब्यूज करने लगे, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज, फिर आपने अपनी टाइम टू टाइम ब्लड वर्क नहीं करवाया, जो कि मैंने देखा है कि लोग ब्लड वर्क कराने से उसको वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं। वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं, तो क्या होगा आपके साथ? और आजकल जो वेसोडिलेशन वाले इंजेक्शन चल रहे हैं, वो आधा ml लगाओ तो फर्स्ट डे आपको बहुत अच्छा बूस्ट अप मिलता है। मैंने वो इंजेक्शन, इस इंजेक्शन की बात से याद आ गया, तो बेसिकली आप टर्मिन, एम्प और इन सब की बातें कर रहे हैं। यही सब तो मैंने कुछ बच्चों को, ये बहुत छोटे उम्र वाले बच्चों को भी चीज़ें यूज़ करते हुए और कोचेस को देते हुए देखी है। एक इसको उन्होंने प्री वर्कआउट पिया, कैफीन था, अच्छा फोकस बना, बहुत अच्छे से परफॉर्म करा वर्कआउट। वो 40 किलो की डेडलिफ्ट लगाता था, वो 60 किलो पर आ गया, 70 किलो पर, लोगों ने तालियां बजाई, बड़ा पुशअप। 10 दिन के बाद वो कैफीन उसको शूट करना बंद कर दिया, एक स्कूप, वो 2 पर आ गया, 2 भी काम नहीं कर रहा। किसी ने बता दिया ये इंजेक्शन आता है एम्प या टर्मिन, एम्प तो क्या ही लेंगे, वो टर्मिन बता दिया, टर्मिन उसने लगा दिया आधा ml, फिर वही वाली साइकिल स्टार्ट हो गई उसकी, क्रैश। 80 किलो की डेडलिफ्ट लगा दी, 100 किलो की डेडलिफ्ट लगा दी, फिर तालियां बज रही है जिम में, 1 ml पर आ गया, 2 ml पर आ गया। उसको पता है वो क्या कर रहा है अपने साथ? नहीं, अपने हाथों से अपनी गर्दन पर छुरी चला रहा है। पर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है जो इसको अब्यूज कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। तो जब भी तो हार्ट अटैक आ रहे हैं, एक आपकी हार्ट की इनवॉलेंट्री मसल है, इनवॉलेंट्री मसल जो आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो इतना सेंसिटिव है, उसकी आर्टरीज वो कितनी खुलेगी? हाँ, मतलब आपकी कोई लिमिट, वेसोडिलेशन मतलब कितना ही होगा उसके अंदर, एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका कोलैप्स कर जाएगा। क्या ऐसी चीजें हैं भाई जिससे लोग अपने आप को इस सब चीज से बचा सकते हैं? जो एडिक्ट हो गए ना इन चीजों के, वो जिम छोड़ दे। मेरा पर्सनल उनसे आपके इस ब्रॉडकास्ट से ये कहना है कि वो जिम छोड़ दें, तभी छूट पाएगा। हाँ, 1 महीना 2 महीना जिम छोड़ दें, घर में बैठें, अच्छा खाएं, ब्लड वर्क करवाएं, अच्छे डॉक्टर से मिलें, और जो भी आपको मेडिकल इश्यूज हुए हैं उन पर काम करें। मैंने लोगों को इस सब को यूज करते हुए पागल होते हुए भी देखा है। 10-10 ml लगाते हुए हम देख रहे हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी किसी टाइम पे कोई क्लाइंट या कोई ऐसा लड़का रहा है जो परेशान होके बोला हो कि यार भाई दूसरे बचा लो ट्रेनर के मुझे? पास से मेरे पास आया है, मैंने उसको यही बोला है, वो 10 ml एक दिन में लगा रहा था, 10 ml, हाँ 15 पर चला गया था। मैंने उसको मना करा, फिर भी चोरी छुपे मैंने उसको जिम में से ही निकाल दिया। तो क्या वो निकालने से वो बच गया? मतलब यार वो बचे ना बचे, मैंने उसको समझा दिया, एक मैंने आपको गाइड कर दिया, एक रास्ता दिखा दिया मैंने आपको कि आप यहाँ से खड़े हो, वहां पर चले जाओ, यहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सेफ हो जाओगे आप। अब आप उस बात को नहीं मानते तो आप खाई में गिरोगे। सही बात। आप मेरी बात को अगर नहीं मान रहे, मैंने आप बॉडी बिल्डिंग का आपको सच बताया है कि भाई ये चीजें बॉडी बिल्डिंग में, आज से पहले बॉडी बिल्डर क्यों नहीं मरते थे जब एजुकेशन भी नहीं थी इतनी। हाँ, तब मतलब पुराने बॉडी बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो लोगों के पास ना उतने कंपाउंड थे, ना इतने सप्लीमेंट्स थे आज के मुकाबले। और ट्रेनिंग आज के बच्चे क्या करेंगे? तुम 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का लगाओ मेरे साथ, उसका तो टेस्टोस्टेरोन पूरा हाई रहता है ना, पूरा लगाओ हमारे साथ उसको एक्सरसाइज करने में। प्री वर्कआउट, मैं प्री वर्कआउट भी नहीं लेता। मतलब जरूरी नहीं है कि वर्कआउट करने माइंड सेट आपका गोल सेट होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके जिम में एसी लगे हुए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जिम में कैसा क्राउड आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या आउटफिट पहन रखे हैं। पर भाई आज के टाइम पे तो लोग सब एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जिम में एसी होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो अच्छा नहीं है, मशीन अच्छी है। तो अगर ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग से कंपैरिजन करा जाए आज का, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
हमें बहुत अच्छे से याद है, लाइट चली जाती थी, हम कैंडल जला के एक्सरसाइज करते थे जून जुलाई में, गर्मियों में मोमबत्ती जला। हाँ, और एक्सरसाइज की कोई मूवमेंट ही नहीं पता था, मतलब इंसर्शन ओरिजिन हमें पता ही नहीं था, मसल से कहाँ कॉन्ट्रैक्शन, क्या रेंज ऑफ मोशन होता है, कैसे उसको पुल करना है, कैसे पुश करना है, कुछ नहीं पता। बस ये देखा है किसी को करते हुए। मैं 16-17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। किसी की वीडियो देख ली हमने गलती से, या न्यूज़पेपर में, या बुक्स आती थी पहले, मैगजीन आती थी, हाँ, बस वही करना चालू कर दिया हमने, वही करना चालू कर दिया। वो गलत है, सही है, कुछ नहीं। खाना अच्छे से खाते थे, सप्लीमेंट कुछ नहीं थे, तो क्रेटीन था या ज्यादा वे प्रोटीन था, बस ये ले लिया तो बहुत अच्छा। तो अभी जैसे अगर पुराना टाइम देखा जाए और अभी का कंपैरिजन मैं आपसे कर रहा हूँ, तो आपने क्या चीज़ें बदलती हुई देखी इतने लंबे टाइम में? सप्लीमेंट को लेके, ट्रेनिंग को लेके, लोगों को लेके, उनका क्या प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया फिटनेस को लेके? देखो, लोग बाग फिटनेस फ्रीक तो हुए हैं, नो डाउट। जिम गली गली में खुल गए, भीड़ हो गई, बिजनेस बन गया। उसके अंदर 50 साल का भी जा रहा है, 60 साल का भी जा रहा है, 20 साल का भी जा रहा है, 15 साल का भी जा रहा है। बच्चों के छुट्टियां हैं स्कूल की, तो बच्चे भी जा रहे हैं जिम में। फिटनेस फ्रीक तो बन गए, मगर जो एक्चुअल में किसी चीज को करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का पता होना चाहिए, वो नहीं पता। गाड़ी में बैठना तो आ गया सबको, गाड़ी में बैठना तो आ गया, मगर उसको चलाना नहीं आया। पर लेकिन जो गाड़ी दे रहा है, जैसे अगर कहा जाए आज के कोच को कि वो गाड़ी दे रहा है, तो क्या उसको भी क्लच, ब्रेक और रेस का पता है? नहीं पता, नहीं पता, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ आप पीटी ले लो, आप 20,000 पे कर दो 20 सेशन के, वो उनको चलो पैसे की कोई बात ही नहीं है, आपका जो चार्जेस आपको लेने चाहिए अच्छी बात है, मगर एटलीस्ट जो उसका गोल है, जिस लिए वो आया है, उसको अचीव, आप ईमानदारी से उसको ट्रेनिंग करवा दो, उसको ट्रेनिंग का पैटर्न बता दो। आजकल क्या है, डंबल उठा के दे रहे हैं आपसे। अगर मैंने पीटी ले ली, 20,000 रुपये दे दिया, 15,000 रुपये दे दिया मैंने आपको, तो मैं कहता हूँ आपसे कि यार मेरे डंबल्स वहां से उठा के लिए, ट्रेनर, बल्कि इनफैक्ट बोलने की जरूरत भी नहीं होती आज की डेट में, वो खुद ही डंबल उठा के ला के दे रहा है। ट्रेनर डंबल ला के दे रहा है उसको, ट्रेनर उसके डंबल रख रहा है, उसको पानी की बोतल दे रहा है। तो आप उसकी नजर में आप ट्रेनर नहीं हो, आप हेल्पर हो। फिर दूसरी चीज इसके अंदर ट्रेनरों की, सर शाम को बैठते हैं वीकेंड पर, क्या इज्जत रह जाएगी? आपकी बात में वजन ही नहीं रहेगा ना। फिर एक कोच और एक स्टूडेंट का जो पर्दा है वो रहना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए ना। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि सर ये नहीं खाना, और मैं आपको वीकेंड पर बैठ के आपके साथ वही खा रहा हूं, और मंडे में आपको कह रहा हूं सर ये नहीं खाना, तो आपको क्या देखेगा? एग्जैक्टली। तो वो ट्रेनर नहीं है, वो गाड़ी चलाने वाला, उसको नहीं पता कैसे चलानी है। तो ट्रेनर, जैसे आपने भी देखा होगा, काफ़ी सारे जिम में आप भी गए हो, मैं भी जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ आजकल जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी नहीं होती, जितनी ब्रांचेज हैं बड़ी बड़ी, वो बिल्कुल न्यू बीज रखते हैं, बिल्कुल नए नए ट्रेनर, जिनको एक्चुअली में मुझे लगता है सिर्फ एक सर्टिफिकेट करो और आप एक ट्रेनर बन गए। 12th के बाद सबसे एक बेसिक 2 चीज़ें दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट और दूसरा ट्रेनर। क्या ये सही है? हाँ ठीक है, अर्निंग का अच्छा सोर्स है, आप बनो ट्रेनर। हम तो चाहते हैं कि नए बच्चों को काम मिलना चाहिए, मगर उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है, जो कोच बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर हो, मगर एक अच्छे कोच नहीं बन सकते। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। किसी ने अपनी जान आपके हाथों में दी है, उसको मत करो मिसगाइड। आज की डेट में इतने सारे केसेस देख रहे हैं हम कि उसने इसको मार दिया, उसने उसके साथ ये कर दिया, उसने उसके साथ यूं कर दिया। यही चलता रहेगा। इतनी महंगी इंडस्ट्री, इतनी ऊपर गई हुई इंडस्ट्री मट्टी हो जाएगी कि 2-3 साल मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला। बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं जो लोकल में भी बिकती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की आ गई हैं जिनके अंदर लोगों ने यूज़ करना भी शुरू कर दिया, और ट्रेनर अपने फ़ायदे के लिए वैसी चीज़ें बेचते भी हैं। क्या ये उनकी मजबूरी है या वो जान के करते हैं? मनी माइंडेड है। मजबूरी तो हमारी जब भी नहीं थी, जब हम कुछ नहीं कमा रहे थे। फिर हमारा हुआ कि हम 100 रुपये कमाने लग जाएं, इनफ, इतना सफिशिएंट है मेरी फैमिली के लिए।
मैं 150 कमाने लगा 100 की। अब मैं 150 कमाने लगा, मेरी हो गई 10,000, मैं 10,000 कमा, ये तो भूख है। आपको लगती चली जाएगी, एट लास्ट आपका द एंड आ जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। मगर जो आपने पीछे अपने कर्म छोड़े हैं वो ये मिलेंगे, ये साइकिल है। ये साइकिल है ना। आप किसी को प्री वर्कआउट 2,000 रुपए का, 2,500 का दे रहे हो, कोई बात नहीं। आप टर्मिन 200 रुपए का इंजेक्शन उसको 4,000 रुपए में दे रहे हो, लेवल हटा के। उससे ज्यादा 10 टाइम्स क्या 100 टाइम्स ज्यादा डेंजरस चीज दे रहे हो आप, जो छूटेगी नहीं उससे। मतलब ये तो बहुत गलत कर रहे हैं जो भी लोग, अगर ऐसा किसी को एडिक्शन दे रहे हैं, किसी की फैमिली में किसी बच्चे को खराब कर रहे हैं, तो वो तो बहुत गलत है सर। हाँ, और ये आप जाओ लोकल जिम में, अच्छे जिम में भी हो रहा है, लोकल जिम में भी हो रहा है, सब दे रहे हैं। अब उनको जल्दी अमीर बनना है, कितने टाइम के लिए बनेंगे? एक बार पुलिस केस लग गया फिर। सही बात सर, किसी की लाइफ से नहीं खेलना नहीं चाहिए। अगर आप चाहे बॉडी बिल्डिंग में हो, किसी भी प्रोफेशन में, किसी में भी हो, वो आप वैसे कर सकते हैं, पर वो हाँ, नहीं है। हाँ। पर बीइंग अ गुड कोच, अगर एक अच्छे कोच की डेफिनेशन देखी जाए, तो बीइंग अ स्टूडेंट क्या हमारे क्वेश्चन होने चाहिए अपने खुद से? उसको नॉलेज प्रैक्टिकली कितनी है, क्या एजुकेशन है उसकी, वो ट्रेनिंग के अंदर उसने कितने सर्टिफिकेशन कर रखे हैं। एक्चुअली में तो लोगों को शायद ट्रेनिंग का भी नहीं पता। उसको ये सारी चीज़ें बेसिक सी पता होनी चाहिए कि उसको वर्कआउट किस लेवल पर करवाता है, वो लोगों से कैसे बात करता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या खाता है। ये एक आपके कोच में होनी चाहिए चीज़ें जो आपको गाइड कर सकता है। अच्छा, अगर उसके अंदर कहीं भी कोई भी चीज़ लैक कर रही है ना, वो बाहर बैठ के रिसेप्शन पर छोले भटूरे खा रहा है या बिरयानी खा रहा है, और वो अंदर आके आपको डाइट चार्ट दे रहा है कि हाई कैलोरीज फूड नहीं लेने जिसमें छोले भटूरे बिरयानी है, ये ETC आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस कोच के साथ जाना चाहिए। वो पर्दे में पर्सनली कुछ भी करे, मगर अपने जिम के अंदर ही अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, तो मुझे नहीं कि आप उस कोच के साथ जाओ। तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर अगर किसी को एक प्रेप कोच फाइंड करना हो, वैसे तो सारे लोग खुद ही कोच बन गए हैं आजकल, चैट GPT आ गया है, सर। और कि मैं इतना माल लगा रहा हूँ, इतना माल लगा रहा हूँ। तो कोई केस आपके पास ऐसा आया है जिसने अपना एंड पॉइंट ही कर लिया हो कि भाई मैंने तो इतने इतने mg लगा दिया? जैसे एक जनरल चीज़ है, जैसे आजकल के लोग अपनी साइकिल रिवील्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक फॉरनर्स, कि आई एम यूजिंग 500 mg दिस, 500 mg दिस, 200 mg दिस, एंड लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा केस आपके सामने आया है जो आपको लगा होगा यार क्या मतलब क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, मेरे पास आते हैं ऐसे केस नॉर्मली कि जिन्होंने ये सब कुछ कहीं से देख के और वही अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, और बाद में उनको क्या हुआ, ED की प्रॉब्लम, एक्ने, गाइनो, ये सारी चीज़ें जब उनको दिख गई, तो जो उनका मॉडर्न था इंस्टाग्राम पर, वो गायब हो गया। उसने जो लिखना था लिख दिया, अब वो आ गए मैदान में। अब किसे ढूंढे? अब वो लास्ट में आके उसके साथ हम क्या ही करेंगे, इतने सारे मेडिकल इश्यूज। अब उसको हम जितना उसने अपनी साइकिल पर इन्वेस्ट नहीं करा, खर्च नहीं करा उतना, उससे ज़्यादा तो हम उसके ब्लड वर्क और ये सारी मेडिसिन में और जितना इसका ऑर्गन सपोर्ट में लगा देंगे, तो वो करेगा ही नहीं हमारे पास। क्या लोगों को भाई इसके अंदर जैसे कंपाउंड यूज़ करना होता है स्टार्टिंग, अगर कोई ना बिल्कुल कर रहा है, उसका मन बन गया ट्रेनिंग करने के बाद कि अब मैं साइकिल करना चाहता हूँ, तो क्या उसको मल्टीपल कंपाउंड से शुरू करना चाहिए, या क्या बीइंग अ कोच आपकी क्या एडवाइस रहेगी अगर कोई पर्सनली कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि भाई मैं एनाबॉलिक चूज़ कर रहा हूँ? तो मैं उसको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि ब्लड वर्क करवाए अपना, सबसे जो बेसिक सी चीज़ें हैं उसके में लिपिड प्रोफाइल हो गया, थायराइड हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, ये एनालाइज करूंगा। अगर मुझे लगता है कि उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए ठीक है, वो कर सकता है, और उसने मुझे फोर्स करा है और वो आगे बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, कोई गोल है उसका, तो मैं उसको टेस्टोस्टेरोन सजेस्ट करूंगा। ठीक है, जो मेन हार्मोन्स है वो मैं उसको सजेस्ट करूंगा, और लो डोज पर मैं उसको रखूंगा 8 से 12 वीक तक। उसके बाद उसकी बॉडी के चेंजेस के हिसाब से फिर मैं उसके अंदर मल्टीपल कंपाउंड यूज करवा सकता हूँ उसको, अगर मुझे उसका कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखा तो। ओरल से मैं बचूंगा,
ओरल मैंने भी कुछ कोच से, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने बहुत सारे कोचेस जो रिफाइन कोचेस हैं उनकी मैंने सुनी है कि वो लोग ओरल्स अवॉइड करते हैं, ऐसा क्यों है? ओरल के यार अपने आप में ही बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, पहले तो लेके हमारे ऑर्गन पर ही। उसको जो डाइल्यूट करने वाली चीजें हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं होती ना, इनडायरेक्टली है। आपने ओरल लिया, स्टमक में गया, एसिड आया, उसको डाइजेस्ट करा, आपके लीवर में गया, तो ये क्या कोई अश्वगंधा है क्या? है तो केमिकल ना, स्टेरॉइड ले रहे हो आप, उसके बाद आपके ब्लड में जाएगा, फिर जाके कहीं उसका प्रोसेस चालू होगा, उसको मॉलिक्यूल्स आटम बनेंगे, फिर जाके बॉडी के अंदर वो डिसॉल्व होगा। इंजेक्शन का क्या होता है कि वो आपने डायरेक्ट डाला, ब्लड में गया, ब्लड में जाके वो मसल टिश्यूज में गया और उसने अपना काम चालू कर दिया। तो मतलब इंजेक्टेबल इज सेफर देन ओरल, ऐसा जो कहा जाता है वो सच है? हाँ, तो मैं कभी भी नए लड़के को ओरल से तो बचा के रखता हूँ कि वो ना जाए ओरल पर, जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए इन चीज़ों के लिए, या कोई उसका बहुत अच्छे लेवल का कोई गोल मुझे समझ में ना आए, तो मैं उसको इंजेक्टेबल पर ही रखता हूँ, टेस्टोस्टेरोन पर ही। जो मतलब एक बेसिक अगर किसी का स्टार्ट है तो वो टेस्टोस्टेरोन यूज कर सकता है। हाँ, टेस्टोस्टेरोन पर ही रखता हूँ। लोग जैसे आजकल के जो न्यू कोचेज है भाई, वो मैंने मतलब काफ़ी लोगों का प्रोटोकॉल देखा है, दे आर यूजिंग इंसुलिन। मतलब इंसुलिन के बारे में मैंने पढ़ा भी है, मैं जानता भी हूँ। तो वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसको बहुत सोच समझ के लिया जाए, बहुत कैलकुलेटेड वे में लिया जाए, नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा वो कर सकता है। तो क्या उन लोगों को सिर्फ कहीं से सुना और तो देखा किसी को यूज़ करते हुए कि इतने ग्राम करना, वो वैसे स्विच कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए? मतलब उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर इंसुलिन आपको इफेक्ट करे तो? इंसुलिन तो पहली बात तो ये आपको लगाना ही नहीं चाहिए। मैं पर्सनली तो कभी रिकमेंड ही नहीं करूँगा आपको क्या इंसुलिन लगाना चाहिए। इंसुलिन के अंदर आपको 24 आवर मॉनिटर करना पड़ता है अपने आप को। इंसुलिन कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप एनाबॉलिक हार्मोन्स के साथ खेल रहे हो अपने। इंसुलिन अगर आपने इंजेक्ट करा बॉडी के साथ और आपने ग्लूकोज नहीं लिया, सिंपल ग्लूकोज जो आपके सलाइवा में मिलते ही डाइजेस्ट हो जाए, तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन करेगा। और आपको सोने से पहले लगाना है, कम से कम 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो शाम को, रात को 8-9 बजे खत्म कर रहे हो और इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हो, तो आप सोते रह जाओगे। मतलब वर्कआउट खत्म करने के बाद ड्रॉप होता ही होता है। आप इंसुलिन की साइकिल जब भी यूज करोगे तो एक बार आपका इंसुलिन पूरे दिन में ड्रॉप होता ही होता है। तो इन चीजों को मॉनिटर करना होता है। अगर आप इंसुलिन पर जा रहे हो तो अपने मेरे नए कोचेस के पास तो आप इंसुलिन लो ही मत। जो 15-16 साल पुराना वही बॉडी बिल्डर है, उनकी अचीवमेंट, उनके सर्टिफिकेशन, फिर वही एजुकेशन और बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने खेले हुए गेम और उन्होंने यूज कर रखा है पर्सनली इंसुलिन, उनकी ही गाइडेंस में आपको इंसुलिन यूज करना ऐसा माना जाता है भाई कि जब आप जीएच यूज़ कर रहे हो या जीएच अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मोस्टली स्टडीज़ में भी देखा गया है कि अगर आप जीएच को इंसुलिन के साथ कंबाइन करो तो आप बहुत ज़्यादा बेटर, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर जीएच प्लस इंसुलिन को हाँ बहुत सुपीरियर माना जाता है। ग्रोथ हार्मोन तो है ही ना हमारा मेन, वो आप पे पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा, आपके एलएच एफएसएच रिलीज होंगे, ये सारी चीजें। जो सोमोट्रोपिन है उसके साथ अगर आप इंसुलिन लगाते हो तो सेम वही चीज होगी। सोमोट्रोपिन आपकी मसल के अंदर जाएगा, रिकवरी वगैरह फास्ट करेगा, मगर इंसुलिन फिर वही करवाएगा, आपकी पेनक्रियास से रिलीज करवाएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन, वो जो ब्लड लेवल है शुगर का, वो मेंटेन करेगा। कहीं वो लेक कर गया, आपकी डोज ज्यादा हो गई, आपका सिंपल कार्ब्स जो है वो कम हुए, आपका नीचे आ जाएगा, ड्रॉप चला जाएगा इंसुलिन। और ड्रॉप अगर किसी का आ रहा हो सडनली, फॉर जनरल अगर किसी का ड्रॉप लेवल आ रहा है तो वो उसको अपने आप को कैसे बचा सकता है? साइन है उसके, शिवरिंग होना, पसीने आना, बात करते में लड़खड़ाना, ये सब इसके साइन है कि आपका शुगर लेवल डाउन जा रहा है। तो आपको इंस्टेंट फ्रूटी हो गई या कोई सोडे वाली कोई भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक हो गई या मीठा हो गया, तो ये चीज़ें आपको इंस्टेंट खानी चाहिए। और सर अगर जैसे ना मिल पाए उस टाइम पे ऐसा कुछ, तो यार इसका सबसे मेजर साइड इफेक्ट है कि आप कोमा में जा सकते हो इंसुलिन अगर आप यूज़ कर रहे हो। अगर इंसुलिन आप यूज़ करो, जब भी मैंने कहा उसको 24 आवर मॉनिटर करना पड़ता तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलर, अगर आप एक प्रोफेशनल
बॉडी बिल्डर के या एक प्रोफेशनल कोच के अंडर इंसुलिन यूज़ करो तो ही आप इस चीज़ को कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट ऑन योर गोल. नहीं तो ये नॉर्मल लोगों के लिए बना ही नहीं है. उन्होंने सिर्फ एक चीज पढ़ी है ना इंसुलिन की. इंसुलिन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोरेज करवाता है, मसल में वो पुश कर देता है. हाँ, बस. तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं. तो इंसुलिन लगाने से आपको 2 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं. आपको सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी मिल जाती है, फ्लूइड आ जाता है उसके लेकिन अंदर, आफ्टर इफेक्ट किसी ने नहीं. आफ्टर ड्यूरिंग इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं दिखा. आफ्टर तो आपने आज टेस्टोस्टेरोन लगाया, आपको गाइनो होगा 2 महीने 3 महीने 10 दिन बाद 15 दिन बाद. मगर इंसुलिन आप आज इंजेक्ट करो 2 घंटे बाद आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे. इतना फास्ट है. तो मतलब भाई ये बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. जो भी नए कोचेज यूज़ करा रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए. इंसुलिन को तो नई लड़कों को अवॉइड ही रखना चाहिए. इंसुलिन मैं कह रहा हूँ, आपको अगर हाइपरट्रोफी करनी है, मसल गेन करना है, अपना वेट ऊपर ले जाना है, तो दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप वो यूज कर लो. इंसुलिन से कंपेयर करोगे तो वो ज्यादा सेफ है. मत जाओ इंसुलिन पर. जैसे वेट वो पुट ऑन करता है वैसे लॉस भी करता है. ओके. तो भाई जैसे अभी ये इंसुलिन और जीएच फैमिली जो आ गई आजकल बहुत ट्रेंड में, आपने सुने होंगे पेप्टाइड्स बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं. तो मतलब आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे एक पेप्टाइड आया था फैट लॉस के लिए, एक मैजिक पेप्टाइड बोला जाता है, मोंजारो ट्राइज़ापेप्टाइड, वो आया था. तो उसकी सेल भी बहुत अच्छी हुई थी. या आपने किसी से ऐसा सुना है, या आपने तो खैर पढ़ा होगा. तो आपका मोंजारो को लेके क्या ओवरव्यू है उसको लेके? उसकी मार्केटिंग जो ये ना बहुत नेक्स्ट लेवल हुई है मार्केटिंग. उन्होंने जीएलपी लगा दी कि जीएलपी थेरेपी करवा रहे हैं, फैट लॉस है. तो अगर इतना इजी होता फैट लॉस करना, तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई ओबीज होता, ओवरवेट होता. अगर इतना ही इजी होता कि मैजिक पेन है आप लगाओ, उससे सब मार्केटिंग है. तो अगर उसको यूज करने के बाद कोई अपना 10 किलो 15 किलो वेट लूज कर रहा है, तो क्या वो बाद में वापस पुट ऑन नहीं होगा? 100% होगा. ये तो आप मुझे इसकी बात बता रहे हो मंजारो की, मैं आपको बात बताता हूँ उसकी. जो ये लेपोसेक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर लेपोसेक्शन, उसके अंदर तो आपके एडिपोस टिश्यूज ही रिमूव कर दिए ना. फैट टिश्यूज खत्म कर दिए, एडिपोस टिश्यूज ही रिमूव कर दिए. फिर दोबारा जो लेपोसेक्शन करवाते हैं, पुट ऑन क्यों कर जाए वेट? बंजारो ने तो आपका सिर्फ जो है ग्लूकोज लेवल के बॉडी का डाउन करा, एपेटाइट सप्रेस कर दिया. लेकिन लिपोसक्शन भी वापस आता है 100% आता है. मेरे नॉन में बहुत सारे लोग जो दोबारा से ओबीज सेक्शन में चले गए. तो फैट लॉस के लिए मतलब ऐसे भाई इसको तो बहुत ज़्यादा वो माना गया है कि एक मैजिक ड्रग आया है और बहुत बिका भी है. तो उसके आफ्टर इफेक्ट किसी के होते हुए आपने देखे? नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई मिला नहीं, अभी नया है ना. मगर मेरी जो पर्सनल अपना ओपिनियन है, मैं जो मानता हूँ, आप अच्छे से जाओ, वर्कआउट करो, इंटेंस वर्कआउट करो, डाइट कंट्रोल करो. उससे आपको सबसे अच्छा जो बेनिफिट मिलेगा ना, सबसे मेजर आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपकी हेल्थ. मतलब जिम करना जैसे ओवर हाइप बना दिया गया है कि बॉडी बिल्डिंग. क्या जिम करने वाली सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है या हेल्थ और हेल्थ? अब मैं कह रहा हूँ, आप उससे चलो फैट लॉस कर लोगे, 10 किलो कर लिया, 5 किलो कर लिया, आपने फैट लॉस कर लिया, आप हेल्दी हो? आप मुझे कह सकते हो मैं हेल्दी हूँ? नहीं, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जैसे अगर लोग मोंजारो यूज़ कर रहे हैं तो इज़ लाइक जैसे पुराने टाइम में लोगों ने खाना बंद कर दिया, तो उसको फैट लॉस नहीं कहते थे, उसको कमजोरी कहते थे. तो मेरे हिसाब से तो वही है. हाँ, जिनको ज़्यादा क्रेविंग होती है तो वो ये लगाओ, आपके गर्लिंग हॉर्मोन्स को सप्रेस कर देगा बस. तो और जो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग हुई थी, ये क्या हुआ था? हाँ, फास्टिंग है, ये भी सेम ही तो है. भूखा रखना है आपने. भूखा रखना है, उसके लिए मेडिसिन आती है, आप वो मेडिसिन ले लो. क्यों इतना उसकी मार्केटिंग हुई है ना. वो 8,000 10,000 12,000 14,000 रुपए में सेल हो रहा है. मैं मेडिसिन का नाम बता दे तो 2 रुपए की आती है, आप ले लो, केमिस्ट से खा लो, खत्म. और इसके अंदर भाई जैसे ना, चलो अब ये बातें आ गई हैं, तो एक और चीज़ बड़ी बॉडी बिल्डिंग के अंदर यूज़ होती है, डायरोटिक्स, लेसिक्स. डायरोटिक्स यूज़ करना क्या मैंडेटरी है, क्या ज़रूरी है? या मैंने उससे भी सुना है कि उससे भी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के. ऐसा क्यों है? या देखो, डायरेटिक्स यूज़ करना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि यूज़ करनी चाहिए आपको. आप अपनी कंडीशन ऑन पॉइंट लेके जाओ,
कि जो आपका गेम का डे होगा वो आप पूरा अपने कंडीशन में हो, बेस्ट वर्जन में हो। तो इसके लिए आप पीक वीक लगाते हो जो आपका 7 डेज का होता है। उसके अंदर आप सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट इनके साथ खेलते हो। जो आपकी बॉडी में से जो रिटेन है वो नेचुरली फ्लश आउट करता है। वो नेचुरली फ्लश आउट करता है। तो आप सोडियम वाली चीज़ें ज़्यादा ले सकते हो। अगर कोई बंदा लेता है और वो ज़्यादा mg में अगर लेसिक्स वगैरह ले लेगा, पहली चीज़ तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा स्टेज पर, क्रैम्स इतने पड़ जाते हैं, उसके इंजेक्शन भी लगा रहे हैं लेसिक्स के ना। दूसरी चीज़ उसकी मसल जो डेंस होगी ना, जो हार्ड लुक होगा, क्रेप्सी लुक जो आता है स्टेज पर, वो सब सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। आप 7 वीक बहुत अच्छे से करो अपना पीक वीक। पीक वीक करने के बाद आप अपने बेस्ट वर्जन में जाओगे। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोग कोचेस तो बहुत पुश करते हैं डायरोटिक्स को लोगों के पीक वीक 10 दिन पहले या सेम डे पे। एक आपने वीडियो भी एक वायरल हुई थी, आपने अगर देखा हो तो, वो बोल रहा था कि मैं तो नहाना ही छोड़ देता हूँ 10-15 दिन मैं नहाता ही नहीं हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी वाटर होल्ड नहीं करती। हाँ, तो उन्होंने वो चैप्टर पढ़ लिया था ना, स्किन हमारा ऑर्गन है। अच्छा। उन्होंने पढ़ लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो वाटर रिटेंशन मतलब वो कि मैं नहाऊंगा नहीं तो मेरी बॉडी वाटर रिटेन ही नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसा भी कुछ होता है? यार नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बस कंपटीशन से 1-2 दिन पहले इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता कि आप देखो, आप अपनी 3 महीने, अब 2 महीने में किसी को ट्रेनिंग करवा रहे हो, 1 महीने पहले किसी को स्टार्ट करवा रहे हो, 2 महीने पहले किसी से स्टार्ट करवा रहे हो, और वो गेम 2 महीने में कोई बॉडी बिल्डर नहीं तैयार होता। आप उसका पीक वीक लगवाओ अच्छे लेवल पर। गली मोहल्ले के कंपटीशन हो रहे हैं, मैं तो गली मोहल्ले में भी देखा है लेसिक्स वगैरह के इंजेक्शन लगाते हुए लोगों को। तो उससे क्या ही फायदा है, तुम किसी की जान के साथ खेल रहे हो। उसके अंदर कोई चीज समझनी चाहिए। ब्लड प्रेशर ड्रॉप चला जाएगा। आप नॉर्मल लेवल पर लेके चलो बॉडी को, और आप जब कंडीशन में होंगे ना, आपका गेम चेंजेस जो कहते हैं कि ये मेरा गेम चेंजर है, वो पीक वीक है। अगर सही तरीके से करा जाए तो आप ऑन पॉइंट आके खड़े होंगे स्टेज पर ज़्यादातर लोगों को पीक वीक में सोडियम, पोटेशियम, कार्ब्स, शुगर कैसे मेंटेन करना है वो तो उनको नहीं आता। वो हो तो अब उसी चीज़ के तो आपको पता चलेगा ना कि बाकी और कोचेज में और जो आपने कोच हायर कर रखा है उनमें क्या डिफरेंस है। अब वही लेवल आ गया ना एजुकेशन का। मतलब सेम चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी। कार्ब्स किसी पे ज़्यादा काम करते, किसी पे कम। हाँ, फैट्स किसी पे अच्छे काम करते, किसी पे नहीं। फाइबर्स है, किसी पे वेजिटेबल्स बहुत अच्छा काम करती, किसी पे नहीं करते। गट हेल्थ सबकी अलग अलग है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है लोगों को थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए। अब जैसे मैं पीक वीक करता हूँ तो मेरा लास्ट में 0 कार्ब्स होता है। फिर हमारी जब कार्ब्स तो भाई आप मतलब अपने पीक वीक के अंदर तो आप कब वाटर डिप्लीट करते, पानी पीना कब छोड़ते हैं? मैं पानी पीना ही नहीं छोड़ता। लोग तो बंद कर देते हैं बिल्कुल। मैं पानी पीना नहीं छोड़ता। मैं 400-500 ml तक लास्ट डे में रखता हूँ, क्योंकि अब इसके पीछे एक साइंस है। आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर। आपने लोडिंग कर ली, आपने कार्ब्स खा लिए, वो आपके स्टमक पे चले गए। अब आपने 3 दिन से 4 दिन से पानी पिया ही नहीं, तो जो आपका ग्लाइकोजन है वो आपके लीवर और मसल तक कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टर ही नहीं है। सिंपल चीज है ना। तो पानी को तो वो जहर समझ लेते हैं उस टाइम पर। वो बिल्कुल बंद कर देते, लोगों को मैंने बिल्कुल ट्राई होते हुए देखा। हाँ, बिल्कुल बंद कर देते। तो वो पानी बंद करना उनके लिए वो प्लस पॉइंट नहीं होता, वो माइनस पॉइंट हो जाते हैं। मैं अपना पीक वीक लगाता हूँ, मैं 6 लीटर पानी से स्टार्ट करता हूँ 3 दिन, उसमें 0 कार्ब्स करता हूँ। उसके बाद आता हूँ मैं हल्के हल्के कट करता रहता हूँ अपना वाटर। कार्ब्स की लोडिंग चालू करता हूँ, प्रोटीन मॉडरेट रखता हूँ। कार्ब्स मैं जब लास्ट डे पर आता हूँ ना, तो 500 ml पानी और 10 रोटी कंपटीशन के अंदर आप रोटी। हाँ, 8 से 10 जो मेरे साथ जाते हैं उनको पर्सनली मैं बोलता हूँ कि 8 से 10 रोटी में अच्छे से लोडिंग करके जब मैं स्टेज पर जाता हूँ। मतलब कंपटीशन से पहले तो लोग बोलते हैं कि आप कुछ कार्ब्स, सिर्फ कार्ब्स ठीक है, सिंपल कार्ब्स खाओ। कि आप राइस केक या लोग इंसुलिन यूज़ करके डोनट्स, शुगर वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे लोग पीते हैं। तो बट रोटी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं 8 से 10 रोटी खाता हूँ और अच्छे से
लोड करके जब जाता हूँ, या फिर मैं चूरमा खा के जाता हूँ, चूरमा बना लेता हूँ और चूरमा के लड्डू बना के अच्छे से, वो 2-3 किलो होते हैं, 2 किलो, और एक दिन पहले से लोडिंग करना चालू करता हूँ 4 बजे से शाम को वेट के बाद, और अगले दिन गेम तक वो मेरे 2 किलो 2.5 किलो ख़त्म हो जाते हैं। और मैं इससे एक मुझे चीज़ याद आई, मैं शेरू क्लासिक की तैयारी कर रहा था 2023 में, मेरा वेट 2 किलो कम आ गया था। ठीक है। मैं सुपर हेवी खेल रहा था, तो उसमें 102 प्लस चाहिए बॉडी वेट कैटेगरी में, तो मेरा 100 kg आया हुआ था। उसके अंदर मैंने कितने केले खाए, कितने? गेस करो। अगर कार्ब्स में चलो 6, मैंने 22 केले खाए एक सेम टाइम पे। सेम। अब मैं गया हुआ हूँ वहां पर, मैंने वेट करवाया अपना, तो उनमें 100 kg आया मेरा वेट, और मुझे जो कंपटीशन करना है वो सुपर हेवी में करना है, 102 प्लस में, तो मैंने 22 केले खाए हैं। 22 केले 22 केले खाए, आधा लीटर मैंने सोडा पिया है, उसके बाद मैंने आधा लीटर पानी पिया है वेट बढ़ाने के लिए। वेट बढ़ाने के लिए। उसके बाद मेरा वेट वहां पर मैंने वेट करवाया, तो जब मेरा वेट बढ़ा तो मेरा सुपर हेवी में जब रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मेरी जो नेक्स्ट डे की कंडीशन थी वो ऑन पॉइंट थी। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ब्लोटेड हो गया, बहुत मोटा हो गया। मतलब हाँ, अगर आपने इतने कार्ब लोड करे हाँ, तो ऐसे चांसेस तो रहते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें ना आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन कितना होता है, किसी या को रिस्पॉन्ड कितना करती है। रिस्पॉन्ड कैसे करती है, कि आपकी बॉडी कितना ग्लाइकोजन स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है, कि वो ज़्यादा, अगर मैं किसी और मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, अगर मैं उनको पिज़्ज़ा खिला देता हूँ, अगर एक स्लाइस से ज़्यादा खिला देता हूँ तो वो ब्लोटेड हो जाते हैं। ओके। या मैं एक बर्गर खिला दिया, या फिर मैंने उनको कोई चिकन सैंडविच खिला दिया, तो वो ब्लोटेड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप लोडिंग करोगे, आप पोजिंग करोगे, 7 कंपलसरी पोज करें, ठीक है, फिर आपने कपड़े पहन लिए, ठीक है, फिर जब आपकी लोडिंग का टाइम होगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, क्योंकि कंपटीशन से जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपकी लोडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप कार्ब्स लोड करोगे, फॉर्म चेक करोगे, फिर 3 घंटे बाद फिर लोड करोगे स्मॉल अमाउंट में। तो मगर टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को आपको एनालाइज करना पड़ता है। मतलब ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ये खुद समझना पड़ेगा, या आपका जो ट्रेनर है आप उसके साथ 8-10 साल से लगे हुए काम कर रहे हो एक साथ में, तो फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका इंस्ट्रक्टर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। तो इसके अंदर मैंने कुछ लोगों को देखा भाई, वो ना सेम डे पे लोग ना अपना हफ्ते भर जो 3 दिन पानी बंद कर दिया, कार्ब्स छोड़ दिए, और सेम जिस दिन उनका इवेंट होता है, कंपटीशन है आज उनका, वो आज लोडिंग करते हैं कि आज हमने सुबह से लोडिंग करना शुरू करा है। तो क्या वो बेनिफिशियल है? यार देखो, साइंस तो ऐसी कुछ है नहीं, आप बनाने को तो कुछ भी बना दो, रस्सी का सांप, साइंस नहीं है। मैंने कहा ना, ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर। हमारी बॉडी के अंदर से ऑलरेडी वाटर खत्म हो जाता है, और आप जो भी खा रहे हो वो पेट के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ 200 ml 300 ml आपको सिप तो मारनी पड़ेगी। तो अगर उसको भी बंद कर दोगे तो आप, मैं कह रहा हूँ 1 किलो मिठाई भी खा लो, उस टाइम पर पेट में भट्टी जल रही होती है, फैट तो नहीं चढ़ाएगी आपकी बॉडी पर, मगर आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं करेगी। जो फुल होना चाहिए ना, कि ये वर्जन लेके आया बिल्कुल फुल, डेंस, हार्ड, ड्राई लुक के साथ, वो नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी ट्रिक होती है भाई, जैसे चलो कार्ब लोडिंग कर लिया कुछ, अब बिफोर द स्टेज तो कुछ ऐसी कि पंप नहीं हो रही बॉडी ना, फिर भी सब ने रिफिल भी सब कुछ करा है और सब करा है, तो कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ लोग हनी और नमक यूज़ करते हैं, कुछ लोग ORS यूज़ करते हैं बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज। तो ऐसा कुछ आपका भी कुछ क्राइटेरिया है? मेरी सिर्फ 2 मेडिसिन है जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी फ्लैट हो रही है। एक आर्जिनाइन या फिर एक नाइसिन, बस। इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करता मैं। तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, मगर फिर वही चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी खुद समझनी पड़ेगी। आपने 2 नाम सुन लिए, तो ये हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होते। हाँ, मतलब ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई अपने इवेंट के अंदर सिर्फ नाइसिन और आर्जिनाइन ना शुरू कर दे लेना। तो भाई अब ये तो हो गया हमारा सारा जनरल फिटनेस के ऊपर, तो अब हम आते हैं आपके कॉम्पिटिशन पे। लास्ट ईयर, और सबसे पहले तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आपने हमेशा शेरू क्लासिक मुंबई ही क्यों खेला है?
मतलब इसके अंदर आप दिल्ली में क्यों नहीं खेलते? मैंने आपको देखा है कभी भी 2022, 23, 24 आई गेस, तो उसके अंदर आप हमेशा मुंबई का इवेंट खेले और सिर्फ वही खेले हो। कहीं आपने कोई पोस्ट नहीं डाली, कुछ नहीं डालते, डायरेक्ट सिर्फ जिस दिन इवेंट होगा उसके बाद पोस्ट डलेगी जो डलेगी। उसका एक सबसे बड़ा ये रीज़न था कि मैं पहले IBBF के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ मैंने कंपटीशन खेले, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मतलब एज तो हमारी निकल ही गई थी जब तक हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ऐसा कुछ है। तो जो हमारे साथ वाले थे उनको भी कुछ नहीं पता था। तो जब नहीं मिला, वहाँ से स्पॉन्सर भी नहीं मिलते थे क्योंकि वो कंपटीशन ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। अब होने लगे IBBF के कंपटीशन, नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था इतना। उसके बाद शेरू एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा मुझे जिसके अंदर हाइप थी और बहुत तगड़े लेवल पर हाइप है उनकी, मार्केटिंग एंड लेवल पर है। वो मैंने पहला कंपटीशन दिखा, मुझे स्पॉन्सर मिल गए। मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब तो मिलेगी नहीं, तो मुझे अब क्या चाहिए था? कोई ऐसा मुझे सोर्स चाहिए, इनकम जहां से इनकम सोर्स चाहिए मुझे, किसी के साथ मैं जुड़ूंगा। तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर लोग मुझे जाने, देखें कि हाँ भाई ये लड़का भी है और इसको स्पॉन्सर करना चाहिए। तो वहां से मुझे मिला। बस मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग और मेरा जो पूरे डेज का पूरा जो शेड्यूल है उसके अंदर बिजी रहता हूँ। मुंबई का ये होता है कि मुंबई के अंदर मैं सुपर हेवी खेलता हूँ, तो वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ होता है मुंबई के अंदर। तो मतलब अगर आप लो में नहीं खेल सकते कि दिल्ली आके कम कंपटीशन होगा वहाँ खेलूंगा? यार लो में आप मेडल निकाल भी लो, लोग बाग क्या ही सोचेंगे आपके बारे में? कितना पुराने बॉडी बिल्डर होने के बाद आप ऐसे गली मोहल्ले के कंपटीशन खेल रहे हो? मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर कोई इज्जत। और नया लड़का अगर कोई ऐसा फंस गया और जजिंग पैनल में उसकी सेटिंग हुई तो वो आप कितने भी 2200, 2300, वो 1900 होगा, जब भी आपको बीट करवा देंगे और वो कहीं ना कहीं आपका माइनस पॉइंट बन जाएगा। वो माइनस पॉइंट बन जाएगा। तो आए दिन जो कंपटीशन की वीडियो आती है जब सीजन स्टार्ट होता है कि कंपटीशन में लड़ाई हो गई, जजों को मारा है या जजों ने उसको बाहर भगा दिया, तो ये क्यों होता है? वो अपने पैनल में अपने बच्चों को जो जजिंग कर रहे हैं, पहली बात तो उनके बच्चे कंपटीशन नहीं खेलने चाहिए। फेयर जजिंग नहीं है। मतलब भाई किसी बाप का बच्चा खड़ा हुआ है तो वो अपने बच्चे को ही तो जिताएगा, भले ही वो लंगड़ा हो, मगर उस रेस में उसका बच्चा ही जीतेगा। ये नॉर्मल सी चीज है। तो हम वहां पर खेल के करेंगे ही क्या? तो मतलब जैसे पहले कभी ऐसा मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया पे, लेकिन अब ज़्यादातर मैं देखता हूँ कोई भी इवेंट हो रहे हैं उसके अंदर एथलीट खुश नहीं होते अपनी जो भी उनको प्लेस मिलती है। पहले के लोग मैंने देखे हैं, वो अगर वहाँ पे जजिंग पैनल ने बोल दिया कि भाई तू सेकंड है तो सेकंड है, फर्स्ट है तो फर्स्ट है। पुराने बॉडी बिल्डर शायद आज भी बहस नहीं करते, लेकिन अभी मैं बहुत ट्रेंड में ये चीज़ देख रहा हूँ कि हर दूसरे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर जो एक अच्छे लेवल पे भी हो रहा है उसके अंदर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये क्या जानबूझ के कर रहे हैं लोग? हाँ, कुछ जानबूझ के करते हैं पब्लिसिटी के लिए, और कुछ होता है कि बिल्कुल सच हो रहा है कि अगर आप, मेरा जिम है, मेरे जिम के अंदर 10 लड़के हैं या 15 लड़के हैं, मैं उनको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ और मैं तैयार करती है, और मेरे साथ वाला है वो कंपटीशन करवा रहा है, तो मैं उससे पहले सेटिंग कर लूँगा कि मेरे 15 लड़के आएंगे, ओके, उनको मेडल देना ही देना है। ठीक है, मतलब ये भी एक बिजनेस बना दिया गया। बिजनेस ही है, अब तो ये बिजनेस ही है। पहले हम 100 रुपये एंट्री फीस देते थे और कंपटीशन खेलते थे अच्छे से, ठीक 100 रुपये देते थे और कंपटीशन खेलते थे, जो डिसीजन आया चुपचाप होके आ जाते थे। आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले ये होता था। अब एंट्री फीस भले ही बढ़ गई हो, प्राइज मनी बढ़ी है नो डाउट, मगर पार्शलिटी होने लगी, मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है। हाँ, अब 25 लाख 50 लाख 1 CR दे रहे हैं, अच्छा प्राइज मनी मिल रहा है नो डाउट, मगर आपको अपनी इंद्रियां खोल के रखनी पड़ेंगी। मतलब वो मिल रहा है लेकिन वो अपने को ही मिल रहा है, अपने को ही मिल रहा है। फिर आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा अपने आप को कि कोई बीट करने वाला हो नहीं चाहिए आपको। मतलब आप हो तो 21 हो बस। हाँ, फिर कोई होना नहीं चाहिए, मतलब आपका नाम ही इतना होना चाहिए कि कोई बीट नहीं कर पाए आपको, और कोई चीटिंग करने से पहले 10 बार सोचे। और अब सोशल मीडिया से लोग बाग डरते भी नहीं, सबका लाइव चल रहा है इंस्टाग्राम, फिर भी जज चीटिंग कर देते हैं। क्या फायदा है ऐसा? मतलब गेम खेलने का जो लोग सच में वैल्यू रखते हैं जीतने की, उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है। मतलब जो डिजर्विंग है उसको वो चीज़ नहीं मिलती। तो इस लाइन में अब यही हो रहा है। अब लोग कहाँ जाते हैं?
जैसे आपका जिम है और मुझे पता है आप उस फेडरेशन के कोच हो, ये जज हो, तो मैं आपके पास आऊंगा ट्रेनिंग करने। सिर्फ एक नाम जुड़ रहा है एक दूसरे नाम से। जुड़ रहा है, फिर स्टेज पर आप मेरी हेल्प करोगे। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इस बॉडी बिल्डिंग के बैक स्टेज, और ये इसके डार्क ट्रुथ है, जी ये सच्चाई इसकी जो कम लोग जानते हैं और इस बारे में बात करते हैं। हाँ। वो सिर्फ उसकी शोशाबाजी के अंदर देख रहे हैं। हाँ मतलब बड़े इवेंट चाहिए पे 1 करोड़ के प्राइस मनी दे रहे हैं कुछ, लेकिन उसमें पब्लिक कितनी आ रही है। हाँ, बहुत कम कंपटीशन है अभी भी जो फेयर डिसीजन दे रहे हैं, नो डाउट। फेयर डिसीजन जो हो रहा है वो बिल्कुल फेयर हो रहा है। अब कोई सोशल मीडिया पर एंगल चेंज करके दिखा रहा है कि देखो मेरे लड़के के साथ क्या करा है। आप एंगल कैमरे का क्यों चेंज कर रहे हो? आप सामने रखो ना। कुछ कंपटीशन में मैं ऐसा हुआ कि मैं सामने था कंपटीशन में, मैंने देखी जजिंग पैनल बिल्कुल फेयर था। नेक्स्ट डे देखता हूँ मैं उसका कोच डाल रहा होता है कि इन्होंने एंगल चेंज करके उन्होंने मतलब एक वीडियो साइड से बनाई दूसरी साइड कि उसका देखो जी हमारे कितना सेपरेटेड था, कितना हार्ड था, वो दूसरा कैसा था। नहीं, अब लोगों को फिर उनका कोच मिसगाइड कर रहा है। अगर अंगूर हाथ को ना लगे तो खट्टे। तो पैनल कई बार ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि पैनल ही करप्ट होता है, कई बार उनके कोच होते हैं कि वो लड़का भाग जाएगा ना अगर वो बोलेंगे नहीं ना, उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। मतलब ये भी कहीं ना कहीं वो जो चल रहा है चलने दो, सच्चाई से पर्दा ना उठाओ। बस यही है। अगर मैं अपने लड़के के लिए नहीं बोला और मैं उसको बड़ा दिलासा देता रहा कि नहीं तेरा मेडल है, कोई टक्कर पर नहीं है, कोई यूं नहीं है, झूठी सच्ची बातें बता के मैंने उससे 1-2 लाख रुपए उतार लिए और उसका वहां पर मेडल नहीं पड़ा, तो मैं उसको क्या कहूंगा? अब मेरा मुंह तो है नहीं उसको दिखाने के लिए, तो मैं ये बोलूंगा तेरे साथ चीटिंग हुई है, पेनल करप्ट है। वो उस लड़के को सच नहीं बोलेगा कि नहीं तेरे से तकड़ा भी था। हाँ, मतलब उसको ये बताया कि हम लोग इम्प्रूव करेंगे, उसके बजाय वो बोलता है कि नहीं तेरे साथ चीटिंग हो गई है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये आर्नोल्ड के टाइम से चल रहा है। भाई इससे ना एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैंने कहीं पे देखा था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ना, आपसे बोलूँगा नाम लूँगा, आप पता होगा। बहुत सारे हमारे इंडिया के कोचेस जो बहुत फेमस है, वो लोग एथलीट्स को मिसगाइड करते हैं बैक स्टेज। मतलब वो अपने कोच से अलग हुए तो उन्होंने अपने उसमें फंसा लिया कि हम तुझे ये करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, मैंने देखा है कई बार। ऐसे कोच होता है कि आपका ये प्राइज मनी हुआ स्टेज से और वो बैग स्टेज उतर रहा है तो वहीं पर भाग के आ जाते हैं उसको कि मैं तेरे जो ये उसकी सेकंड प्लेस आई है कि फर्स्ट वाला ऐसा नहीं था, वो वैसा था और यूं नहीं था, तुझे इन चीज़ों पर काम करना है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स बोले और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और हम आपको स्पॉन्सरशिप भी दे देंगे, काम हो गया। मुझे अपने ब्रांड के बारे में बताने की जरूरत है? या गुच्ची को जरूरत है? नहीं, प्राडा को जरूरत है? इनको जरूरत ही नहीं है। जो आप हो वो आप वो हो। चल में रहो, वही चीज़ कम है। शोशाबाजी ने फिटनेस इंडस्ट्री बदल दी है। हाँ। तो वापस हम अपने शेरू वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, हम भी बीच में खींच दिया कि शेरू क्लासिक ही क्यों, वो भी नवंबर मुंबई। हाँ, उसका रीज़न ये था कि वो कंपटीशन ठीक होता है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वहाँ पर फेयर डिसीजन लेते हैं कॉम्पिटिटिव जो पूरे और एथलीट्स फिर जो सुपर हेवी होती है यहाँ पर कैटेगरी, मैंने दिल्ली में 2 बार खेला है तो यहाँ पर 4-5 लड़के होते हैं मेरी कैटेगरी में सुपर हेवी में, तो यहाँ पर वो मज़ा नहीं आता। एक गेम खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप गोल्ड मेडल उठा के ले आओ फिर तो गली मोहल्ले में से कोई भी कंपटीशन खेलो गोल्ड मेडल। मतलब आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि जो आपने 4 महीने संघर्ष करा है, 5 महीने संघर्ष करा है, उसका आपको जो फल मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आपने जिनको बीट करा वो अपनी मेहनत से अपने अच्छे से बीट करा उन लड़कों को जो तकड़े थे। तो दिल्ली में इतने नहीं है स्कोप। हाँ, मतलब कि अगर आप सेकंड भी आए हो या थर्ड भी आए हो तो यू आर हैप्पी कि हाँ मुझे इम्प्रूव करना। हाँ, और मुझे पैनल पर तो कोई डाउट ही नहीं होता, मैं आंख बंद करके उस पैनल पर यकीन कर सकता हूँ। तो भाई इसके अंदर ना मैंने एक वीडियो और देखी थी 2025 के अंदर, आप थाईलैंड खेलने गए थे। जो मैंने वीडियो देखी थी तो मैं ही क्या बताऊँ उसके बारे में, आप क्या कहेंगे थाईलैंड जब आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या वहाँ भी आपको अनफेयर जजिंग लगी? देखो थाईलैंड में तो सच बताऊं तो अनफेयर डिसीजन था। मेरा सिल्वर मेडल था, मुझे ब्रॉन्ज दिया। मैंने वहाँ पर उनके जितने भी जजेस थे सबको टैग करे सोशल मीडिया पर और यहाँ पर जो मेरे सीनियर हैं उनको भी टैग करा तो सब ने कहा कि नहीं तेरा। फिर उन्होंने भी कहा उनके जो कंपटीशन में लोग थे कि भाई आपका सिल्वर मेडल था। मगर ये एक आध प्लेस का ऊपर नीचे चलता है तो
मतलब मैं खुश था कि ऐसा वो नहीं हुआ कि नहीं मतलब यार मन पे मैं नहीं बॉडी लिया। बिल्डिंग छोड़ दूंगा, अब बॉडी बिल्डिंग नहीं करूंगा, ऐसा कोई मेरे मन में आया नहीं। हाँ ठीक है, अब वो सेकंड प्लेस मेरी थी, वो मेरे मन को पता है, लोगों को पता है, जो मेरे बड़े हैं उनको पता है कि हाँ ये सेकंड, इसका सिल्वर मेडल था। तो बस वहाँ का, मगर यही बात है ना कि आप अगर अपनी कंट्री से बाहर जाओगे तो फिर अपनी कंट्री की आपको वैल्यू पता चलेगी। आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो सबसे पहले तो अपनी कंट्री को। तो अपनी कंट्री की आपको वैल्यू जब पता चलेगी जब आप बाहर जाके खेलोगे, नहीं तो इससे पहले आपको कुछ नहीं पता रहेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर ये वाली कहानी है। तो इसमें भाई अब आते हैं थोड़ा सा क्रिस्प वाली चीज़ों पे। तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे मिथ्स हैं, तो सबसे पहले एक एक करके मैं वैसे स्टार्ट करता हूँ। एक नया जिम जाने वाला लड़का जो कंफ्यूज है कि मैं ट्रेनिंग करना शुरू करा, मैं देख रहा हूँ कि डेडलिफ्ट मार रहे लोग, मैं देख रहा हूँ हाई रॉक्स कर रहे हैं आजकल, आपने हाई रॉक्स के बारे में सुना होगा कि उसको बोलते हैं कि आप एक्टिव भी हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, मतलब सुपीरियर मान रहे हो लोग उसको, और उसकी तरफ काफ़ी क्राउड शिफ्ट हो रहा है। और एक बॉडी बिल्डिंग हो गई जिसको मैं एक बॉडी बिल्डर को देख रहा हूँ और मैं उसे भी कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो सेम टाइम पे मैं वजन भी उठाना चाहता हूँ, सेम टाइम पे मैं एथलेटिक परफॉर्मेंस भी चाहता हूँ, सेम टाइम पे मैं बॉडी बिल्डर जैसा भी दिखना चाहता हूँ। तो क्या इन सब की ट्रेनिंग में अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है। तो क्या मैं एक एथलीट या एक बॉडी बिल्डर तभी माना जाऊंगा जब मैं हैवी वेट मार सकता हूँ? नहीं, आपको अपना पैटर्न जो ट्रेनिंग का वो चेंज करना पड़ेगा। फिर अपनी डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स। वर्कआउट से पहले एक बॉडी बिल्डर को आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब लोड करते हुए देखा कि वो वर्कआउट से पहले 1 घंटे पहले, हाफ एन आवर पहले, अपने वर्कआउट से पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब लेता है। फिर वो ट्रेनिंग करता है, उसका जो रेप रेंज रहता है वो 8 से लेके 15 के बीच में रहता है। ठीक, वो बर्न आउट करता है 15 पर जाके, 12 पर खत्म करते, फिर वो बर्न आउट लगाता है 3, जो लास्ट के 3 रेप होते हैं। जो पावर लिफ्टर होता है उसकी जो डाइट होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, वो 2 घंटे पहले लोड करेगा, 2.5 घंटे पहले लोड करेगा। फिर उसकी जो रेप रेंज रहेगा वो 3 से 5, 6 रहेगा। उसके जो नंबर ऑफ सेट रहेंगे, जैसे बेंच प्रेस है, वो 6 रहेंगे, 7 रहेंगे। फिर उसकी जो एक्सरसाइज होगी पावर लिफ्टर की, वो कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा होंगी। मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो ट्रेनिंग। ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग पैटर्न है। फिर आपको आफ्टर एक्सरसाइज सिंपल कार्ब्स लोड करने हैं, जो आपने ग्लाइकोजन स्टोरेज थी आपकी जो आपने खत्म कर दी ड्यूरिंग वर्कआउट, तो सिंपल कार्ब्स। फिर प्रोटीन इनटेक, तो फिर आप डाइट पर चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। मतलब इसको आप अगर एक एथलीट या ट्रेनर या जो भी हो स्टार्टिंग कर रहे हो, हाँ, तो पहले आपको अपना फील्ड समझना है ट्रेनिंग करके कि क्या आपके लिए बेहतर है, हाँ, तब आप चूज करो हाँ, उसके नहीं अंदर। आपको जाना कहाँ है। अभी मैं बिल्कुल कोरा कागज हूँ, मेरे पर कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मतलब अब लिखना क्या है वो डिसाइड करना होगा ना आपको। मैं आपके पास आ गया एक स्टूडेंट, हाँ, मतलब अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो क्या मैं मेन फिजिक खेलूंगा, क्या मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, या क्या मैं क्लासिक फिजिक क्या खेलूंगा? करूंगा वो आपने डिसाइड करना है। फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर बताएगा। फिर आप हाई रॉक्स की ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मुझे बताओ कि आपको हाई रॉक्स करना है। तो फिर एरोबिक जोन में, अनएरोबिक जोन, ये सारी चीजें ट्रेनिंग पैटर्न होते हैं, मैं उसके अंदर आपको ट्रेनिंग करवाऊंगा। हाँ, मतलब आप शिफ्ट कर सकते हो अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाह हाँ, रहे तो हो। फिर जो आपकी जो ट्रेनिंग चल रही थी आपकी बॉडी बिल्डिंग की या पावर लिफ्टिंग की, मैं वहां से आपको स्विच करवाऊंगा। तो फिर आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो मसल मास है, ये सारी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। ओके। आप एक चीज एक जगह नहीं खड़े रह सकते कि मेरा मसल मास, अगर आप बीसीए टेस्ट करवाते हो और आपका बीसीए में आता है 50 kg मसल मास, लीन मसल मास, तो आप हाई रॉक्स की ट्रेनिंग करने के बाद ये मत रहना कि आपका 50% ही मसल मास आएगा केजी, मतलब वो डाउन भी होगा डाउन होगा। क्योंकि आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जी, मूवमेंट्स बढ़ जाएंगी। तो भाई बस दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें जो लोग सच में सुनना और जानना चाहते हैं। क्या स्टेरॉइड आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं या ख़राब करते हैं? डिपेंड करता है तुम्हारे गोल के हिसाब से। मुझे पैरासीटामोल लेनी है क्योंकि मुझे बुखार है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग बिना पैरासीटामोल लिए ठीक हो जाते हैं। हाँ,
मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे पीडीज यूज करनी है, ठीक है। और मैं उन लोगों के साथ जाके, मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो इनहेंस बॉडी बिल्डर है, तो मुझे उसी लेवल पर अपने आप को रेडी करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, 9 से 5 तक की शिफ्ट है आपकी, आपका कोई लेना देना नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, आप फिर भी पीडीज यूज कर रहे हो, उसका लास्ट अंत क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। आप फोटोशूट करवा लोगे, हम ऑर्गन सपोर्ट पूरे पूरे साल खाते हैं, आप कुछ टाइम तक खा लोगे, आप 2 महीने खा लोगे। और लोग बाग बॉडी बनाने के लिए पीडीज तो बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, बहुत जल्दी। और जब पीडीज खत्म हो जाती हैं, जब आपकी साइकिल एंड हो गई और आपने जो भी वटेवर पीसीटी वगैरह ये सारी चीज कर ली, उसके बाद मैं कहूँगा ना सर आपको 6 महीने तक ये ऑर्गन सपोर्ट खाने हैं, 4 महीने तक खाने हैं, वो कहेगा नहीं मैं मेडिसिन नहीं खा सकता सर इतनी। यहीं पर आपके लिए वो चीजें नहीं बनी। मतलब अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। और उसे तो पीसीटी से याद आया एक टर्म, पीसीटी, जिसको हिंदी वाली इंडियन लैंग्वेज में कहा जाता है वॉश आउट, कि इंजेक्शन लगा रहे हो आप, लगाओ और उसके बाद वो सब फ्लश आउट हो जाता है। तो पीसीटी एक्चुअल में क्या है, और पीसीटी के बाद जो लोग, पहले हम बात करते हैं पीसीटी का, पीसीटी क्या है आपके हिसाब से? देखो, पीसीटी पोस्ट साइकिल ट्रीटमेंट थेरेपी, आपने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया, आपके पिट्यूटरी में से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा था नेचुरली, वो उसने सप्रेस कर दिया। आपने साइकिल चलाई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अब आपको दोबारा से नेचुरली अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, आपके सेक्सुअल हार्मोन्स LH FSH ये सारी चीज़ें बराबर चाहिए, आपके टेस्टिकल अगर श्रिंक हो गए तो उनको बराबर फॉर्म में चाहिए, तो फिर आप पीसीटी करोगे। तो पीसीटी के लिए आपकी जो लास्ट इंजेक्शन आपने इंजेक्ट करा वो कौन सा करा, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, वो डिपेंड होता है, 10 दिन 12 दिन। उसके बाद आप अपना ब्लड वर्क करवाओगे, उसके बाद फिर आपकी पीसीटी स्टार्ट होगी, जो के इंजेक्ट करोगे आप इसके अंदर क्लोमिट, नोल्वाडेक्स, SCG, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको ब्रेन को, पिट्यूटरी को सिग्नल देती है कि आप रिस्टार्ट करो टेस्टोस्टेरोन को। इनने आर्टिफिशियल लेना बंद कर दिया, वो सिग्नल दे रही है, मतलब सोए हुए आदमी को उठाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मतलब वो जो मेडिसिन है वो सिर्फ आपको एक कोशिश कर रही है कि भाई नेचुरली स्टार्ट हो जाए, वो 1 महीने में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए। तो पीसीटी ये है। और एक्चुअली में जो लोग, जैसे एक जनरल बनाया हुआ है कि भाई लोग रिकवरी प्रोटोकॉल में ऐसे देते 5000 IU लगा ले, या क्या ये मैटर करता है कि आपने कौन सा कंपाउंड यूज़ करा है, कितने टाइम यूज़ करा है पीसीटी करने के लिए? हाँ, उसके अंदर ये मैं बताया ना मैंने आपको कि उसके अंदर आपको लास्ट इंजेक्शन आपने कौन सा लगाया, उसकी हाफ लाइफ कितनी थी, उसके बाद आपने ब्लड वर्क करवाया, तो पीसीटी के साथ आपके ऑर्गन सपोर्ट चलेंगे, उसके साथ साथ फिर आपका जो क्लोमिट, नोल्वाडेक्स और SCG ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। तो डिपेंड, उससे आप रिकवरी कर लोगे, रिकवरी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिकवर कर ही जाओगे। हाँ, उसके लिए फिर आपका पूरा लाइफस्टाइल होता है, आप जंक नहीं खाना, आपने आपको कार्डियो ज़्यादा बढ़ाना है, आपने ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, आपको स्लीप साइकिल अपनी पूरी रखनी है, 7-8 घंटे जो सोते हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको रखना है अपने साथ। ये नहीं कि आपकी पीडीज खत्म हुई और आप पीसीटी पर आ गए तो आप कुछ भी खाने पीने लगे, आप मीठा ज़्यादा खाने लगे, जंक खाने लगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ना के रिस्टार्ट करने की जगह उससे प्रेस हो जाएगा। और भाई जैसे पीसीटी के अंदर कोई पीसीटी करने पे, जैसे मान लीजिए किसी ने 6 महीने एनाबॉलिक यूज़ करे, एक मसल मास उसने डेवलप किया या एक बॉडी बनाई, तो क्या वो अपना मसल मास रिटेन कर सकता है ड्यूरिंग पीसीटी? हाँ, फिर वो पीसीटी, उसको हम TRT बोलते हैं, मतलब TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके अंदर पीसीटी भी होती है? हाँ, उसके अंदर फिर पीसीटी होती है हमारी SCG और क्लोमिट से। तब आप नोल्वाडेक्स यूज़ नहीं करते? फिर हम नोल्वाडेक्स यूज़ नहीं करते। फिर आपको अगर गायनो है तो उनके लिए बहुत अलग चीज़ें हैं, अरोमेटाइज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आप एक जगह पे TRT में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले रहे हो और एक जगह पे आप उसको नेचुरल प्रोडक्शन को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये नहीं, हमने नेचुरल जो पीसीटी है ना,
पीसीटी तो हम कर ही नहीं रहे अब, नेचुरल जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं। मैंने कंपटीशन खेला दिसंबर में, ठीक है, ठीक, मैंने उसके बाद पीसीटी नहीं करी, ठीक है, मैंने टीआरटी करी। ठीक है, टीआरटी में भी यही होता है, जो आपके टेस्टिकल श्रिंक हुए हैं ठीक है, वो दोबारा से फॉर्म में आ जाए, ठीक है, वो एससीजी कर दिया उनने। और जो आपका जैसे मेरी 750 मिलीग्राम में टेस्टोस्टेरोन लगा रहा हूँ सपोज, ठीक है, मैं उसकी डोज लेके आ गया, स्प्लिट डोज 125 मंडे टू फ्राइडे, ओके, वो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर। अब ये जो मैं टीआरटी कर रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये मेरे ब्रेन को सिग्नल ये क्लोमिड देगी कि इसकी बॉडी में अब इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं है। मेरी बॉडी ने मसल मास कैरी कर रखा है 750 mg वाला, ठीक है, अब मेरी बॉडी ने जब 750 वाला mg वो मसल मास कैरी कर रखा है, और मैं अब बॉडी में दे रहा हूँ स्प्लिट डोज में 250 पर वीक, 125 हाँ, मतलब काफी है, उसमें डिफरेंस आ गया। डोज में कितना डिफरेंस आ गया। पहले 250 करके हम ऑल्टरनेटिव डेज लगा रहे थे, अब पूरे वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे हम लगा रहे हैं 125। उसके बाद हम एससीजी ले रहे हैं और क्लोमिड ले रहे हैं, तो जब भी हमारा एलएच और एफएसएच रिलीज हो सकता है। ओके, तो मतलब अगर कोई ऑन साइकिल बेबी प्लान करे, हाँ, तो वो अपने आप को टीआरटी पे शिफ्ट करके, हाँ, और अपना ये प्रोटोकॉल, जो भी उसका कोच उसको ये प्रोटोकॉल टीआरटी के साथ दे, जिससे वो अपना बॉडी बिल्डिंग करियर भी खराब ना करे, तो वो ऐसे बेबी बॉर्न कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो तो नेचुरल ही है ना। और अगर मैं कह रहा हूँ टीआरटी पे भी मत आए, ठीक है, अगर आप अपना स्पर्म टेस्ट करवाओ, उसकी मोबिलिटी और स्पर्म काउंट पूरे हैं, तो आप करो बेबी प्लान, ड्यूरिंग साइकिल भी करो आप बेबी प्लान। मतलब अगर आप ऑन साइकिल ब्लास्ट कर रहे हो, हाँ, तो अगर आपकी पूरी मोडालिटी और सारी चीजें ओके हैं आपके स्पर्म में, हाँ, तो आप बेबी कर सकते हो। हाँ, बेबी कर सकते हो, प्रोसेस नेचुरली है। ओके, तो जैसे पीसीटी है, तो वॉश आउट, तो क्या इससे ऐसा भी होता है कि आपने इंजेक्शन यूज कर लिए, तो जो वॉश आउट बोला जाता है, क्या ये उन इंजेक्शनों को बाहर निकाल देता है, नहीं, जो जनरली लोगों को पता है? नहीं, ये झूठ है ना। एक मेडिसिन की डोज सेट हो गई, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, अब उसके अंदर 3 है, साइपोनेट, इनिनथेट, प्रोपेनेट। हर किसी की लाइफ, शॉर्ट लाइफ किसको कहते हैं? जो 4 उनकी दिन मेडिसिन की लाइफ हो मेडिसिन है, वो आपकी बॉडी में एक्टिव रहेंगे, ठीक है, ठीक, 12 से 13 दिन, 14 दिन टेस्ट साइपोनेट की, इनिनथेट की 12 से 13 दिन, 14 दिन, ऐसी उसकी होती है 5 से 6 दिन प्रोपेनेट की। वो एक्टिव रहेंगे, अपना काम करेंगे, अपने वर्कर काम पर छोड़ दिए, वो काम कर रहे हैं। अब उनकी डेथ हो गई, वो वहीं पर गिर गए, ठीक है, समझ गया। उनकी लाइफ खत्म हो गई। अब उनकी लाइफ खत्म हो गई है, वो डेड बॉडी वहीं पर पड़ी है। अब उनको एम्बुलेंस लेने के लिए आएगी 3 महीने बाद, किसी को 6 महीने के बाद, जैसे डेकाडोरेबोलिन है 18 महीने में बॉडी से निकलता है। मतलब जो अगर आपके यूरिन से जाएगा तो, हाँ, मतलब जो आपके ब्लड में नहीं आएगा, डोपिंग टेस्ट में नहीं आएगा, वो 18 महीने में पता चलेगा आपको। 18 महीने में, 19 महीने में, 20 महीने में ऐसे लग जाएगा डेकाडोरेबोलिन को बॉडी के अंदर से बाहर निकल। मतलब एक लाइफ है एक इंजेक्शन की, जो वो खुद निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक वॉश आउट इंजेक्शन। कुछ है ही नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है ना वॉश आउट, तो वो आपका बिल्कुल पागल बना रहा है। वॉश आउट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो इसके अंदर भाई जैसे वॉश आउट भी कर लिया सब, बहुत ऐसा मिथ और कहा गया है कि बॉडी बिल्डर्स के बच्चे नहीं होते। मतलब अगर एक बॉडी बिल्डर की शादी हुई है या उसने बेबी प्लान नहीं किया, सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है, तो लोग उसको क्लेम करने लगते हैं कि इसने इंजेक्शन लिए, इसके बच्चे नहीं होते। तो क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसे अब केसेस भी आपके पास आए हैं? नहीं, ये मिथ है। वो कहते हैं ना, मर्द कभी घोड़ा, वो मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता। आप कितना भी स्टेरॉइड ले लो, आपके स्पर्म काउंट नील हो गए, ठीक है, आपकी रिपोर्ट में नील दिख गए, ठीक है। क्या वो दोबारा गेन नहीं हो सकते आज की डेट में? हाँ, अगर आप एक सही कोच के- प्रोटोकॉल फॉलो करो हाँ, तो 100% हो सकते हैं। आपकी LH FSH बिल्कुल खत्म हो गया हो, आपने इतना टेस्टोस्टेरोन डाल दिया, इतना GH डाल दिया बॉडी के अंदर, बिल्कुल खत्म, और आप सालों से तैयारी करते हैं। मैं कहता हूं आपका जो स्पम्प होते हैं वो X और Y होते हैं। एक्सरसाइज होता है। Y फास्ट होता है मगर वीक होता है, X स्लो होता है
मगर स्ट्रांग होता है, तो एक्स आपकी बॉडी में जाएगा, वो फीमेल में जाएगा ही जाएगा। मतलब जो कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर्स को बेबी गर्ल होती है, बेबी वो गर्ल होती इस है, वजह से इस वजह से होती है। ओके। तो वो एक्स, मैं कह रहा हूं कि वो अगर अच्छे से प्रोटोकॉल फॉलो कर लेता है, एससीजी, क्लोमिट और अश्वगंधा और जितने भी हर्ब्स हैं हमारे इंडिया में, वो सारी चीजें अच्छे से यूज करता है 3 से 6 महीने 5 महीने, वो तो दोबारा बेबी प्लान कर सकता है। ओके। तो और जैसे अश्वगंधा की बात आ गई तो मुझे बड़ा ट्रेंडिंग वो आ गया, अश्वगंधा यूज करके क्या आप 200-250 किलो की डेडलिफ्ट मार नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, नॉट पॉसिबल। हाँ, आपके अंदर नेचुरली अगर आपके पहले से कोई प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है और वो ये कह दे कि 250 किलो की डेडलिफ्ट लगा के, क्योंकि 250 किलो तक पहुंचना कोई एक दिन का खेल तो है नहीं, तो मैंने अश्वगंधा से लगाई है, तो वो झूठ बोल रहा है। अश्वगंधा से लगा के 250 किलो तो नहीं लग सकती। तो भाई एक और बड़ा मेन पॉइंट है वो एनाबॉलिक के अंदर ट्रेन, जिसको लोग सोशल मीडिया सब मोस्ट पावरफुल ड्रग बताते हैं। आपने भी शायद पर्सनली यूज़ करा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका ट्रेन का? क्या होता है ट्रेन, कैसा फील होता है ट्रेन लगा के? देखो, ट्रेन इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है क्योंकि वो एस्ट्रोजन नहीं बढ़ाता एक तो, ठीक ठीक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन नहीं होता। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन से कई टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ट्रेन, ठीक। और ट्रेन के साइड इफेक्ट ज्यादा है। नहीं, लोग जैसे ट्रेन को ये कहते हैं कि कुछ भी खा लो और नहीं ऐसे नहीं कर नहीं, लो। नहीं। ट्रेन के साइड इफेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो जो खाने वाली बात है ना, इसके ऊपर ही बोली मैंने कि ट्रेन को लगाने के बाद जैसे इसके इफेक्ट दिखाते हैं ना, कि ट्रेन आपका मसल बिल्ड ज्यादा कर देता है क्योंकि इसके अंदर एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज स्ट्रांग है उसकी। फिर एनाबॉलिक रेशियोज एनाबॉलिक रेशियोज उसका, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर, मूड चेंजेस, तो बॉडी के अंदर बिल्कुल जाके ना उथल पुथल कर देता है। लेकिन लोग तो बताते हैं बहुत अल्फा फीलिंग होती है, बहुत पावरफुल फील होता है। नहीं नहीं, उसको लगाने के बाद आपको अपने आप को एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है। अपनी डाइट, और मैं कहता हूँ कि अपने आप को एक सेफ जोन में रखना पड़ता है कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई तो जल्दी से हील नहीं कर पाओगे। ट्रेन के साथ ट्रेन एंजाइटी करता है, लिपिडो डाउन करता है, तो ट्रेन से बहुत मेजर साइड इफेक्ट है। ट्रेन को तो मतलब कोई नया लड़के को तो डालना भी नहीं चाहिए, इंट्रोड्यूस मत करवाओ अपनी बॉडी से। जितने नए बच्चे हैं वो इंट्रोड्यूस ही मत करवाओ ट्रेन को, भूल जाओ दिमाग में से, उसको डिलीट कर दो उस नाम लेकिन लोग तो शुरुआत से यूज करते हैं ट्रेन बुलॉन। लोग तो अब पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। वो उन्हें आज नहीं पता चलेगा। हाँ, मैं ट्रेन की जगह बोल सकता हूँ यार, ट्रेन क्यों लेना है आपने? ट्रेन की जगह बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग और भी कंपाउंड है, जैसे मेस्ट्रोन है, प्राइमोबोलिन है, ये ले लो। लेकिन मैंने सुना है कि प्राइमोबोलिन बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पास ओरिजिनल मिलता है। हाँ, इंडिया की मार्केट के अंदर ये सच है, ज्यादातर आपको फेक प्रोडक्ट ज्यादा मिलते फेक हैं। प्रोडक्ट मिलते हैं। उसकी जगह मेस्ट्रोन है, उसको उससे रिप्लेस कर सकते हो आप। सिमिलर ही है दोनों, सेम प्रॉपर्टी है। हाँ, तो आप पेस्ट्रोन पर जा सकते हो। ट्रेन में जितने इफेक्ट दिखते हैं ना, जल्दी से मसल बाल बिल्ड कर देना, आपका फैट लॉस कर देना, गाइनो की प्रॉब्लम ना होना, ये इससे कुछ परसेंट कम में मेस्ट्रोन में भी दिख जाएंगे। तो अगर भाई किसी को जैसे गाइनो हो गया साइकिल यूज करने के बाद, तो क्या वो रिवर्सेबल होता है? हाँ, क्या वो उसको ठीक कर सकता है? हाँ, ठीक कर सकता है। अगर उसको टिश्यू बन गया उसके बाद, एस्ट्रोजन रिसेप्टर उसके ब्लॉक, अगर वो टिश्यू बन ही गया वहाँ पर, तो सर्जरी करवा के उसको रिमूव करवा दो, फिर भी वो बन सकता है, उसका गाइनो दोबारा आ जाएगा अगर उन्हें टेस्टोस्टेरोन डाला। क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम है, कि जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन उसको देख के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो अगर आपने उसको रिमूव करवा दिया और आप फिर से इंजेक्ट करोगे तो फिर गाइनो हो जाएगा आपको। तो आपको कोशिश करो कि आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर पहले से ही खाना चालू कर दो अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है। नॉर्मल अगर नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं होता। या आपका शूट है, फोटो शूट, या फिर आपको कोई मूवीज में जाना है, कोई भी आपका ऐसा कि फिजिक को लेके इवेंट है, तो आप लो, मगर उसका एस्ट्रोजन ब्लॉकर जरूर चलाओ। और जैसे भाई आजकल लोग जैसे स्टेरॉइड यूज करने के बाद गंजे बहुत जल्दी हो जाते हैं।
हाँ, तो वो डीएसटी है। उसके भी कोई स्टेरॉइड से लेना देना है? हाँ, आपका डीएसटी हार्मोन्स, हेयर फॉल होना और एक्ने, ये आपका डीएसटी पर डिपेंड करता है ना। तो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करना पड़ेगा फिर। जैसे मतलब अगर आप एनाबॉलिक यूज कर रहे हो तो आप बहुत सेफ चल के एनाबॉलिक यूज हाँ, करो। ये तो देखो वही वाली बात आ गई ना हमारी, कि हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वो सिर्फ हमें वो चकाचौंध दिखाते हैं, एक बड़ी अच्छी सी बॉडी दिखाते हैं कि हमने नेचुरली या फिर हमने ये थोड़ा बहुत यूज करा और हम एक्सरसाइज करके, मगर इसके पीछे के साइड इफेक्ट ही देखो ना। गाइनो, ये हेयर फॉल होना, एक्ने होना, ये सारे ये इतने मेजर साइड इफेक्ट हैं जो आप पूरी लाइफ में रिकवर नहीं कर पाओगे अगर आप सीरियस नहीं हो इन चीज़ों को लेके। एक बार आपका एंडोक्राइन सिस्टम अगर हिल गया, डीएसटी हिल गया ना, तो आपको 6 महीने साल भर तो उसको ही एडजस्ट करने, बैलेंस करने में लग जाता है। तो भाई जैसे एनाबॉलिक है तो आपका जैसे तो पहले, इस सबसे पहले, अभी नहीं, इस सबसे पहले आपकी भी कोई ऐसी डोज रही है जो आपने बहुत हाई अमाउंट में एंड्रोजन या एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ किया हो और उसके बाद आपको पता चला हो कि नहीं यार ये मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे? जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं वो बाद में इन चीज़ों को समझते हैं कि हाँ हमें एनाबॉलिक स्मार्ट वे में यूज़ करना है। नहीं, मैंने शुरू से ही अपनी बॉडी को लो डोज पर ही रखा है, क्योंकि लो डोज पर ही मेरी बॉडी सही रिस्पॉन्स कर रही थी। तो मैंने कभी भी इतना इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि मैं बहुत हाई डोज चले जाऊं, 1000 mg चला जाऊं। मैंने कभी नहीं गया मैं टेस्टोस्टेरोन को लेके। और अगर इनफैक्ट हम ग्रोथ हार्मोन भी यूज़ करते हैं तो 3 IU, इससे ज़्यादा मैं डोज ऊपर लेके गए नहीं। तो जैसे मैंने लोगों को देखा है वो ग्रोथ हार्मोन 10-10 यूनिट, 20-20 यूनिट डेली यूज़ करते हैं। नहीं, मैं 3 IU से ऊपर नहीं लेके गया, क्योंकि इसका एक अपने आप में ही एक साइड इफेक्ट तो पहले ही नॉर्मली मिल जाता है आपको, नेक्स्ट डे ब्लोटिंग। टेस्टोस्टेरोन का नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा आपको। अब डोज बढ़ाओ, 4 IU लगा लो ग्रोथ हार्मोन ठीक है। बिफोर बेड, और नेक्स्ट डे देखोगे आपकी बॉडी ब्लोटेड दिखेगी। आप सोचोगे मैंने डाइट शीट करी है, आप ग्रोथ हार्मोन पर दिमाग ही नहीं लेके जाओगे कभी। मगर ये इनका साइड इफेक्ट है। तो मतलब कोई ऐसे किसी की साइकिल आपने देखी हो जिसके अंदर मैसिव अमाउंट में स्टेरॉइड यूज करा? एनी पीपल्स, हर दूसरा बंदा यही साइकिल लेके आता है कि मैंने 750 mg, उसका बॉडी वेट 65 किलो, 70 किलो, 75 किलो और 750 mg टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहा है, 600 mg ट्रेन यूज़ कर रहा है, 600 mg मैस्टोन यूज़ कर रहा है, 60 mg एनावर खा रहा है। मतलब हर महीने 3-4 ऐसे सोशल मीडिया से ही आते रहते हैं। अब उनको अगर सही गाइड करने की कोशिश करूँ तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करती। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया अपनी बॉडी को। मतलब अगर हाई आपने डोज का हाई डोज अमाउंट में पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया तो लो डोज आप पे जल्दी काम नहीं नहीं करेगा। करेगी। फिर उनका मैंने वर्कआउट पैटर्न देखा, वो 2 घंटे वर्कआउट, 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं और अगर उनको इंटेंसिटी देखो तो 0। उनका प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर उनसे पूछो कितना कितना क्या क्या करा है, कुछ भी नहीं। तो ये जादू नहीं है, पीडीज जादू नहीं है कि आपने कोई शकल का बुम्मो वाली पेंसिल ली और उसको लिखा और ये बन गया। नहीं है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप पढ़ो, खुद से स्टडी करो, अपने कोच के जिसके हाथ में आपने हाथ दिया है उसको देखो वो कितना एजुकेटेड है। पर भाई मैं जैसे आजकल देख रहा हूँ लड़कियां भी बॉडी बिल्डिंग के अंदर धीरे धीरे घुस रही है। बहुत सारे लोग मैंने मतलब एथलीट्स देखी हैं जो शायद मर्द ही बन गई है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये कमी रही है हमारे ज़्यादातर इंडिया में? मैंने देखा कि वो शक्ल ही बदल जाती है उनकी। रीजन टेस्टोस्टेरोन और ट्रेन। मतलब क्या लड़कियां भी ट्रेन और टेस्टोस्टेरोन यूज हाँ, करती हैं? यूज करवा रहे हैं उनको, ग्रोथ हार्मोन तक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उनकी बियर्ड आना, उनकी बियर्ड आ गई है, सारी चीजें। पीसीओडी पीसीओएस क्या है? आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया ना, जब भी उनके ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पीरियड्स उनके ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको बॉडी के अंदर 200 mg 250 mg टेस्टोस्टेरोन लगवा रहे हो। आप लड़कियां बॉडी बिल्डिंग करनी है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मगर मेस्ट्रॉन है, फिर वो ये प्राइमर है, एनावर है, ये चीज़ों से बहुत अच्छी फिजिक तैयार हो सकती है। मतलब लड़कियों के लिए भी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है कि वो ये ड्रग्स फिर भी सेफली, मतलब ठीक है एनाबॉलिक ना ही यूज़ करो तो बहुत अच्छी बात है, बट कि एक सेफली ड्रग अगर कोई भी आप कहेंगे उनके विमेन के अंदर तो क्या रहेंगे? उसके लिए T3 है, क्लेन है, एनावर है, मेस्ट्रॉन है, प्राइमा है, ये यूज़ कर सकती हैं फीमेल। तो अगर वो टेस्टोस्टेरोन और ट्रेन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनको ये
पूरे मेल हार्मोन चेंजेस हो मेल जाते हैं। हार्मोन चेंजेस आते हैं, उनकी पीरियड्स भी नहीं आते 6-6 महीने 5-5 महीने। तो भाई क्या जैसे मेल में ये चीज़ बोली जाती है, फीमेल में भी ऐसा होता है कि उनको भी बच्चे करने में प्रॉब्लम होती है उसके बाद? हाँ, क्योंकि ओवरीज के अंदर जब हम उनका टेस्टोस्टेरोन हाई चला जाता है तो एस्ट्रोजन डाउन चला जाता है, ठीक है। इस वजह से उनका एग प्रोड्यूस नहीं हो पाता। मतलब जैसे टेस्टोस्टेरोन सुप्रीम है एक मेल के लिए, ऐसे वैसे फीमेल के लिए एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन सुप्रीम है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए। मतलब एक हार्मोन अगर इम्बैलेंस आपके हो गए तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई कि लड़कों में बोला जाता है या मतलब न्यू कमर में कि अगर आपने एनाबॉलिक यूज़ किया तो आपका खड़ा होना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, आप एनाबॉलिक्स यूज करो, टेस्टोस्टेरोन आप लगाओ, इरेक्शन रहता है 3 दिन तक। ये तो सब झूठी बातें हैं। इरेक्शन, हाँ, पीडीज के बाद आपको थोड़ी बहुत चीज़ें फेस करनी को मिल सकती हैं अगर आपने, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हाँ लेकिन वो पता होता है। हाँ, मगर इरेक्शन, आप टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन 125 में बता रहा हूँ ना, टीआरटी पर आपने 125 mg टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करा तो आपको उससे भी इरेक्शन मिलेगा, जब भी तो वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जिसे जो डॉक्टर यूज करते हैं वो इसी पर्पज से हाँ, यूज करते हैं। और हम 35 आफ्टर 35 ईयर तो वैसे भी डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। और उस पर कितनी स्टडी आ चुकी है टीआरटी पर। मतलब एक हेल्दी मेल के लिए टीआरटी बनाया गया है। हाँ, आपका मसल मास कैरी करने के लिए, आपकी मेमोरीज के लिए, आपकी स्किन के लिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ही रहेगा तो आप तो वैसे ही डाउन चले जाओगे। तो भाई इसके अंदर ऐसा भी होता है कि अगर आप चलो टेस्ट आपने लगा लिया या आप कोई ड्रग यूज कर रहे हो और आपको कम सेक्स करना चाहिए तो वो आपके गेन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मिथ है, ये भी एक मिथ है। मिथ है। कितने सेक्स कर लोगे आप वीक में? 2 बार 3 बार। आपकी प्रोडक्शन बढ़ी हुई है, बॉडी हमारा कितने नेचुरली रिलीज करती है, 2 mg 3 mg 5 mg 10 mg। अगर वो 100 mg रिलीज कर रही है तो 98 96 तो हमारी बाकी और चीजों के साथ बाउंड हो गया ना उसका। हमारी सेक्सुअल लाइफ के साथ कितना बचा? 2 mg 3 mg 4 mg। और आपका कितना इंजेक्ट हो रहा है? 250 mg, मोटा मोटा 250 mg लगा लो, तो फिर ज्यादा ही हुआ। ज्यादा ही हुआ। कितने ही आप कर लोगे, कितने सेक्स कर लोगे? तो मतलब वो आपके गेन्स पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं पड़ता। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है, आप एनर्जी थोड़ा लो फील कर रहे होते हो, या फिर आपको साइकोलॉजी हो सकता है इसका इम्पैक्ट। बाकी मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी। वीडियोस आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है कि जाके ना एक एथलीट से पूछा जाता है आपकी इस प्रेप में कितने पैसे खर्च हो गए। तो कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई महीने में 5 लाख बोल रहा है। मतलब अगर मैं उसे देखूँ तो कि भाई तू खाना ही खा के बॉडी बना ले, ऐसा है। तो इसके अंदर एक्चुअली में अगर एक कोई अच्छी प्रेप करे तो क्या एक मिनिमम कॉस्ट या मैक्सिमम कॉस्ट जाती है उसकी? देखिए, अगर आप नेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे ना, एक अच्छा जो पुराना 6-7-8 साल से पुराना मजा हुआ बॉडी बिल्डर होगा, एक प्रेप के अंदर लगता है 3 से 4 लाख रुपए। ठीक है। जब वो ग्रोथ हार्मोन वगैरह यूज करता है, ठीक है। पीडीज यूज करता है अच्छे ब्रांड की, और ग्रोथ हार्मोन अच्छे ब्रांड का यूज करता है, उसके डाइट वेट 3-4 लाख रुपए लग जाता है एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का कंपटीशन निकालने। और ये जो वीडियोस हो रही है, ये तो मतलब अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि आर्नोल्ड ही है ये, कि जी हमने 10 लाख रुपए लगा दिए, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का वो अगर टेस्टोस्टेरोन भी लगा लेता जब भी बहुत अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर बन जाता। नहीं, आधे पैसे का भी अगर टेस्टोस्टेरोन लगा ले वो बॉडी के अंदर, कुछ भी मत चलाए, बस वीक में 2 बार ईमानदारी से टेस्टोस्टेरोन लगा ले, बस 250 500 mg टेस्टोस्टेरोन लगा ले, वो जब भी बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे वो बेचारे जैसे रिक्शा वाले होते हैं, इन पर कलर लगा के उनको खड़ा कर देते हैं, लोगों ऐसी ने तो फिजिक है उनकी। नहीं, मैंने बच्चों को देखा है कि वो छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन खिलाया जाता है बहुत, तो हाँ, उसमें खिलाओ, अच्छी बात है। अगर वो फिटनेस की तरफ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, खिलाओ उनको, खिलाना भी चाहिए, गेन करना चाहिए। मगर अगर कोई तुमसे आगे पूछ रहा है कितना, 10 लाख 15 लाख, क्या मजाक चल रहा है कोई? क्या हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी चल रही है? क्यों, कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब वो एक नॉर्मल सी चीज़ इसीलिए थी कि
कितना एक मैक्सिमम एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बता सकता है। मैं बिल्कुल नए लड़कों को देख रहा हूँ, वो कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ जी देखो, एक गेम करने में ना मैं रेडी हो गया, एक गेम के लिए ठीक है। मेरे 4 लाख रुपए लग गए। अब मैं वो एक गेम खेल के नहीं रुकूंगा ना, अब मैं खेलता चला जाऊंगा, 4 5 6 जितने भी आएंगे, तो मेरी जो टोटल लास्ट के कंपटीशन तक कॉस्ट आएगी ना, वो 5 लाख 5.5 लाख रुपए से ज्यादा आ ही नहीं सकती। ये मैक्स है। क्या वो मेरा दिल्ली में हो या आउट ऑफ दिल्ली हो कंपटीशन, वो कहीं भी हो। और भाई जैसे सोशल मीडिया पे ना आजकल, वैसे आप जानते ही हो, तरुण सर हैं हमारे, उन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी है कि रिवील करना है मुझे कुछ चीज़ को, कि उनके पास सर्टिफिकेशन है नहीं है या क्या है। तो क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उनके कोचेस के पास था, जब उन्होंने तैयारी करी उनके पास था कुछ। अगर आप कंपटीशन खेल लिए और आपकी प्लेस नहीं लगी, आपने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, तो ये सब कुछ आपका डिसीजन था, ये किसी और ने नहीं कहा था। कोई आपको हाथ पकड़ के तरुण को लेके आया था कि आप बॉडी बिल्डिंग करो? नहीं, अभी जैसे वो वीडियोस में दिखाते हैं एकदम चेस्ट अपनी गंदी सी और पेट के, मेरे साथ ये सब हो गया। तो जो उनका कोच था उसको बताना चाहिए था ना कि भाई आफ्टर साइकिल आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। और वो तो मैगी खा के बॉडी बनाते थे। तो वो मैगी, वाइग्रा, डोनट्स, तो अब इन सारी चीजों को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ना, ये कौन करेगा? तो अब उन्होंने जैसे टारगेट करना शुरू कर दिया अलग अलग लोगों को कि इससे पूछो, इसने इसके साथ ऐसा करा, इसने इसके साथ ऐसा करा। तो क्या ये भी यूथ के लिए गलत नहीं है? आधे लोग, मैंने सुना बच्चे आके कहते हैं कि उसने स्टेरॉइड यूज़ करे थे और अब देखो उसका क्या हाल हो गया है। यार देखो, जो इन्होंने पहले स्टार्ट करा था वो भी गलत था, जो अब ये कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों में ये अपने फॉलोअर्स को कमा रहे हैं कि बस मैं चट और पट अपनी करूं। पहले बॉडी बनाई तो आप ऐसे खा के बॉडी बना रहा हूँ, मैं मैगी खा के बॉडी बना रहा हूँ, मैं नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए अपनी वाइग्रा यूज़ कर रहा हूँ, आप ये चीज़ें यूज़ कर सो। तो ये सारी चीज़ें वो पहले भी मिसगाइड कर रहे थे, वो आज भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो वाइग्रा का तो मैंने फॉरेन कंट्री में भी सुना है कि लोग अपने वर्कआउट से पहले वाइग्रा यूज़ करते। क्या ऐसा है? वो सारे नहीं यूज़ करते ना, सारे यूज़ नहीं करते। तो उन चीज़ों के लिए बना ना हमारे यहाँ पर L-arginine, वो सेम फॉर्म है। सेम फॉर्म है। और मैं उसको, अगर आप मुझसे पूछोगे ना बेस्ट सप्लीमेंट ना, तो मैं उसको L-arginine का नाम लूंगा। सेफ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है L-arginine में, आप यूज करो L-arginine। मतलब हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें, नहीं एक ट्रेंड बना है ना इंडिया के अंदर ना, कोई नई चीज़ आए तो उसको हाइप, ओवर हाइप जैसे की जाती है, तो हर किसी का मन होता है कि इसको यूज़ करके देखो। हाँ, तो फिर उसके आपको साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे ना, डेथ का रेशो बढ़ा दोगे एक और। मतलब वो भी तो शायद आपका कहीं ना कहीं वास्कोडाइलेशन बढ़ा देता है। बढ़ाएगा ना, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी फेल होंगी ना। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी तो ऊपर जाएगा ना, जब भी तक आपके टिश्यूज तक तो जाएगा ब्लड। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? जो आपको मॉनिटर कर रही है आपकी किडनीज, उनको तो वो फेल हो जाएंगी। कितनी आप ले लोगे वाइग्रा? 50 mg से चालू करोगे, वो लेना खत्म कर देगी। 100 mg चालू करोगे, वो खत्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप ऐसी यूज करो चीजें जो लॉन्ग टर्म तक यूज करो, और आपकी बॉडी इंटरनली, मैं ये मानता हूँ एक्सटर्नली से ज्यादा आप इंटरनली फिट रहोगे तो बहुत लंबे चल पाओगे। हाँ, मतलब लोग कहते हैं वैसे तो कि बॉडी बिल्डर सिर्फ बाहर से फिट होता है, अंदर से फिट नहीं होता। आप पुराने बॉडी बिल्डर को देखो ना, मैंने अभी परचेज करे 16-17 हज़ार रुपए के ऑर्गन सपोर्ट। हमारे पीढ़ी से ज्यादा हमारे ऑर्गन सपोर्ट पर पैसा लगता है, जो सपोर्टिव सप्लीमेंट्स है, जो सपोर्टिव सप्लीमेंट्स है, जिनका कोई कहीं भी हमारी मसल बिल्ड में कहीं कोई हेल्प नहीं मिलती। मगर हम अगर अंदर की मशीनरी आपकी गरारियां ठीक होगी जब ही इंजन बन पाएगा। अगर हमारा एक भी बॉडी का एंजाइम हिल गया ना, जैसे SGOT हो गया, SGPT हो गया, और बाकी और चीजें हो गई, आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही, जैसे हमारे ट्राइग्लिसराइड हो गए, ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल हो गई, लिपिड थायराइड प्रोफाइल हो हाँ, गई है, और इसके अंदर GRF हो गया किडनी के अंदर। फिर ये बहुत ज़रूरी है एक बॉडी बिल्डर के लिए, सारी चीज़ें इनको सेफ रखना। हाँ, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, वो आपके ऑर्गन से ही निकल के आपकी मसल तक जा रहा है, वो डायरेक्ट आपकी मसल तक नहीं जा रहा है। तो बस भाई एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा। क्या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर पूरे साल साइकिल यूज़ करते हैं, या वो भी जिसको ऑफ सीजन बोला जाता है, वो एक ऑफ सीजन
क्या होता है, क्या डेफिनेशन है? ये नए लोगों को तो नहीं पता होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे से बेहतर आप जानते हैं, तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, जब हमारा गेम होता है, जब हम सीजन में होते हैं, ऑफ सीजन होता है जब हम अपने मसल को कैरी कर रहे होते हैं, मसल गेन कर रहे होते हैं, जो बल्किंग बोलते हैं, वो हमारा ऑफ सीजन। मगर हम पूरे साल नहीं करते। साल के अंदर हम 8 महीने लो डोज पर, 4 महीने, 4 महीने सीजन में हाई डोज पर, ठीक है। और 4 महीने अपनी रिकवरी में लगाते हैं। तो मतलब रिकवरी प्रोटोकॉल पे भी कुछ ना कुछ जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। हाँ, हम उस पर फिर टीआरटी लगा देते हैं अपना। हाँ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ऑन साइकिल हो, यू On आर ऑन cycle. टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हाँ, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस थेरेपी पर आ जाते हैं हम 4 महीने। तो 4 महीने हम अपने रिकवरी देते हैं, ऑर्गन को, सारी चीज़ों को। फिर 4 महीने हम ऑफ सीजन लगाते हैं। 4 महीने में हम अपना मसल मास, जो हमारा लास्ट ईयर जो भी हम स्टेज पर लेके गए थे, उसको गेन करते हैं। फिर 4 महीने फिर हम अपने सीजन में लगाते हैं। अगर मुझे 2025 के बाद 26 में खेलना है, अगर 26 में नहीं खेलना तो 27 में, 27 में नहीं खेलना तो 28 में, तो हम अपना जो रिकवरी टाइम है वो बढ़ा देते हैं। फिर हम टीआरटी पर रहते हैं फिर। ओके, तो भाई अब लास्ट आपको क्या एक मैसेज देंगे आप सारे यूथ को और बॉडी बिल्डर को जो नए बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं? क्या एक इसको लास्ट एंड सब खत्म कर देते हैं, क्या आपका मैसेज रहेगा वो लोग जो नए इस लाइन में आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से उनको क्या एक एडवाइस रहेगी? देखो, मैं एक एडवाइस ये करना चाहता हूँ यूथ को कि जो आपका कोच है वो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप कोई भी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो जादू हो कि आपकी बॉडी में लगे और आप बॉडी बिल्डर बन जाओ। सबसे पेशेंस का काम है बॉडी बिल्डिंग। आपको बॉडी बिल्डिंग के अंदर पेशेंस रखने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम अपना ब्लड वर्क जरूर करवाते रहना, बस टाइम टू टाइम अपना ब्लड वर्क करवाते रहना। और जो आप इंजेक्ट कर रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इंजेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है। अगर जिसको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो वो बेसिक सप्लीमेंट होते हैं, वो यूज़ करो। बस मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सन्नी भाई, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए बने रहे।